इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी भी, जैसे कि अभी लाइट पड़ा था, साउंड पड़ा था। लाइट, साउंड, वेव्स, ये सारी चीजों को क्या कहा था? एनर्जी है। एक तरीके की एनर्जी होती है। तो इलेक्ट्रिसिटी भी क्या है? एक तरीके की एनर्जी है। हाँ। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे कि सोलर कुकर है, सोलर सेल्स हैं, तो उसमें क्या होता है? सोलर कुकर का क्या फंक्शन है? क्या किस एनर्जी को किस एनर्जी में कन्वर्ट करता है? सूरज में जो एनर्जी है वो सोलर एनर्जी है। सूरज में जो एनर्जी है वो फिशन एंड फ्यूजन के वजह से है, जो जब केमिस्ट्री में न्यूक्लियस पढ़ोगी, न्यूक्लियस में जो रिएक्शंस होती है, न्यूक्लियर रिएक्शन पढ़ोगी तो समझ में आएगा। अगर सोलर एनर्जी को यूज करते हुए हम सोलर कुकर में खाना पका रहे हैं, या फिर सोलर सेल्स चार्ज हो रहे हैं, और सोलर सेल्स चार्ज होने के बाद उसमें जो डायोड्स हैं, चिप्स हैं, उसके थ्रू वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो रही है, तो क्या इसको क्या कहेंगे कि हाँ, इलेक्ट्रिसिटी भी एक वन टाइप ऑफ एनर्जी है। एनर्जी का जो भी रूल्स है वो इसमें लगेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। ठीक है। जैसे कि लोहे के बर्तन और प्लास्टिक के बर्तन दोनों में डिफरेंट तरीके की आवाज निकलती है। डिफरेंट तरीके के तुमको वेव्स, वो कंप्रेशन एंड रिफ्रैक्शन दिखाई देते हैं वेव्स के। तो क्यों? क्योंकि उनकी वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। तो ऐसे ही प्लास्टिक के और लोहे के बर्तन की ये भी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, जो मोटा मोटा चीज हम लोग फैक्ट जानते हैं कि हाँ भाई, लोहा में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है, प्लास्टिक में नहीं हो सकती। वो एक फंडामेंटल फिजिकल प्रॉपर्टी है, फिजिकल क्वांटिटी है, और हाँ, एक टाइप ऑफ एनर्जी है। लर्निंग आउटकम्स, ऑब्जेक्टिव, सारी चीजें हैं। मेन चीजें क्या है इसमें वो देखते चलते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक chapter introduced must so far. This is known as static. Now you will come to know that object can be charged where charges are static and not in motion. This is known as static electricity or electrostatic. ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी दो तरीके की होती है। इलेक्ट्रिक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहाँ करेंगे? जिसमें इलास्टिक इलेक्ट्रिसिटी वो होगी कि ऑब्जेक्ट के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो चार्ज तो हो गए हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो चार्ज तो हैं, लेकिन उनमें क्या नहीं हो रहा है? उनके चार्ज में मोशन नहीं हो रहा है। तो उनके चार्ज में अगर नॉट इन मोशन, मोशन में नहीं है। अमूमन इलेक्ट्रिसिटी में हम क्या देखते हैं? इलेक्ट्रिसिटी में हम इन जनरली ये देखते हैं, अगर कोई कंडक्टर है, हमने माना कोई कंडक्टर है, कंडक्टर में अगर हमने वोल्टेज, थिकनेस बड़ी कम है, कंडक्टर में, ये कंडक्टर है, कंडक्टर में अगर हमने वोल्टेज डिफरेंस किया, ये V1 और V2 डिफरेंस है, तो इनमें इलेक्ट्रिक करंट का, इलेक्ट्रॉन्स का मोशन होने लगता है। तो हम ये कहेंगे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स मूव होना शुरू हो जाता है अगर हमने वोल्टेज डिफरेंस किया, तो ये तो इलेक्ट्रिसिटी हो जाती है। लेकिन जब हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, तो इलास्टिक इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज पार्टिकल मूव नहीं करते हैं। चार्ज तो होते हैं लेकिन मूव नहीं करते हैं।
और ये याद रखना कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में स्टैटिक का मतलब रुके रुके होना, डू नॉट इन मोशन, तो चार्ज पार्टिकल मूव नहीं करेंगे. You will study about two types of electric charge, positive and negative, conservation of charges, conduction and induction of charges, and electroscope and its uses. ठीक है, ठीक है. तो इलास्टिक इलेक्ट्रिसिटी तुमको कहाँ देखने को मिलेगी? जैसे कि अभी ठंड में जब हम लोग कॉम्ब करते हैं, स्वेटर पहने हो और कॉम्ब करें, कॉम्ब करने के बाद जब स्वेटर से अगर कंघा टच होता है तो चट चट की आवाज आती है. ज्यादातर ये गर्मी के सीजन में नहीं, ठंड के सीजन में ही देखने को मिलता है. किस कि अगर हमने वूल पे कॉम्ब को रब कर दिया है और फिर उससे हम अपने बाल को टच कराएं तो बाल खड़े होने लगते हैं, उससे चिपकने लगते हैं कंघे से, अट्रैक्ट होने लगते हैं. इसी तरह से कागज को अगर करें टच तो कागज चिपकने लगता है अपने आप कंघे से. तो ये सारी जो एग्जांपल्स हैं वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की हैं. कॉमनली यूज्ड इलेक्ट्रिक कॉमनली यूज्ड इलेक्ट्रिकल टर्म्स. इलेक्ट्रिक करंट होता है भाई. क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है भाई? इलेक्ट्रॉन. मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसके थ्रू मेटल्स में इलेक्ट्रिसिटी होती है. ठीक है, मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यही इलेक्ट्रिक चार्ज मूव करते हैं इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट. कहाँ मूव करते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट में मूव करते हैं. जब तक बैटरी नहीं होगी, वोल्टेज डिफरेंस नहीं होगा, तब तक इलेक्ट्रिक चार्ज मूव नहीं करेगा. लोहे का पॉट होता है, भगोना होता है, बर्तन होता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं बहने लगती, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं फिर भी, जब तक हम उसमें वोल्टेज डिफरेंस नहीं पैदा कर देते हैं. टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज अगर क्यू है और टी टाइम में क्यू चार्जेस चल रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक करंट यानी कि आई, इलेक्ट्रिक करंट को आई से डोनेट करेंगे, चार्ज अपॉन टी हो जाएगा. यानी कि आई क्या होता है इसका फॉर्मूला? आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी. और I is इसकी जो equal to Q upon एस आई T. में यूनिट है वो एम्पियर है. चार्ज पर यूनिट टाइम होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम एम्पियर है. एम्पियर क्या क्यों नाम है भैया? साइंटिस्ट के नाम पर है. साइंटिस्ट के नाम पर जितनी भी यूनिट्स होती हैं, जैसे न्यूटन भी साइंटिस्ट थे, तो फोर्स की जो यूनिट है वो क्या है? Newton meter. फोर्स की यूनिट क्या है? मीटर. फोर्स की यूनिट न्यूटन है. तो अगर हमें इसको Newton. एब्रिवेशन में लिखना है तो एन लिखेंगे, लेकिन फुल लिखना है तो स्मॉल में न्यूटन लिखेंगे. ये सारी चीजें समझना है. एम्पियर साइंटिस्ट का नाम था, क्या नाम था? एंड्रे मैरी एम्पियर. उन्हीं के नाम पे इन्होंने ये डिस्कवर किया था, उन्हीं के नाम पे हो गया. द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन एज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज और अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स इन अ सर्किल. अब जाहिर सी बात है कि जो करंट है वो इलेक्ट्रॉन के वजह से है. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन किसके किसके तरफ बहेगा? इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या होगी? सपोज कि कंडक्टर है, यहाँ पे हमने इसको बैटरी से जोड़ दिया, ये माइनस कहलाता है, ये प्लस कहलाता है. ठीक है, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया. अब ये प्लस प्लेट है. जब हमने वोल्टेज डिफरेंस यहाँ पे लगाया तो जो प्लस प्लेट है, प्लस कहाँ अट्रैक्ट होगा? प्लस Plus तो इधर minus में. माइनस की तरफ अट्रैक्ट होंगे ना, माइनस की तरफ अट्रैक्ट होंगे. अगर डायरेक्शन ऑफ फ्लो चार्ज इधर है, क्यू जो पॉजिटिव चार्ज है क्यू प्लस वो इधर चल रहे हैं, तो करंट की डायरेक्शन इसके अपोजिट होगी, आई इधर चलेगा. ये बताना चाह रहे हैं. सेल और बैटरी किसे कहते हैं? सेल एक केमिकल डिवाइस होती है. मल्टीपल ऑफ सेल्स, बहुत सारे सेल्स को, ये सेल है, ये एक सेल कहलाएगा, ये सेल है. लेकिन बहुत सारे सेल को अगर कंबाइन करके जोड़ दिया जाए, प्लस माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, बहुत सारे सेल्स को जोड़ दिया जाए तो ये बैटरी बन जाती है. केमिकल डिवाइस होती है.
मोस्ट बेसिक डिवाइस यूज टू मेंटेन द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू द सर्किट, जो करंट को किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, करंट फ्लो करने के लिए। क्या होता है इसमें, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सर्किट्स। वही जो आई बताया कि इधर से पॉजिटिव से चलेगा, ये इसको अट्रैक्ट पॉजिटिव करेगा ना, तो टर्मिनल क्यू को क्यू इधर नेगेटिव चलेगा, टर्मिनल। तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चलेगा। फिर आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, डब्ल्यू वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। डब्ल्यू क्या है इसमें, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू फ्लो ऑफ क्यू चार्ज, एक चार्ज को, क्यू चार्ज को एक पॉइंट से, ये एक पॉइंट है कंडक्टर का, ये दूसरा पॉइंट है कंडक्टर का, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चलाने में जितना पोटेंशियल, जितनी ताकत, देन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज पॉइंट इज गिवन एज v इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो W क्या है, अमाउंट ऑफ वर्क डन, Q क्या है, चार्ज है, Q क्या है, चार्ज है। तो पोटेंशियल कैसे पता चलेगा, किसी बच्चे का पोटेंशियल पता करना हो कि भैया एक बच्चे का पोटेंशियल, स्टूडेंट का पोटेंशियल करना है, तो वो टू चैप्टर्स को टू चैप्टर्स को खत्म करता है कितने में, टू चैप्टर्स हैं, टू चैप्टर्स को वर्क डन कितना है, अगर वो एक दिन में खत्म कर देता है तो एक दिन में वो टू चैप्टर्स को कर लेता है। तो इसी तरह से अगर चार्ज का पोटेंशियल चेंज करना, चेक करना हो, तो अमाउंट ऑफ वर्क डन, कितना काम कर रहा है, वर्क वर्क कितना कर रहा है, यानी कि जूल में वर्क कितना कर रहा है एक चार्ज को दूसरे पॉइंट पे ले जाने के लिए। SI यूनिट इसकी वोल्ट हो जाती है, क्यों, क्योंकि अलेसेंड्रो वोल्टा के नाम पे था, who devised the first electric cell, जिन्होंने इलेक्ट्रिक सेल बनाया था। एज अ यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। अच्छा, करंट, जैसे कि पानी बहता है, पानी हा, ज्यादा ऊंचाई से कम ऊंचाई की तरफ बहता है, पानी ऐसे बहता है, ऊंचाई से नीचे की तरफ बैठता है, तो करंट भी ऐसे ही बहता है, हाई पोटेंशियल डिफरेंस से लो पोटेंशियल डिफरेंस की तरफ बहता है। तो हाई पोटेंशियल डिफरेंस, इसी इसी को वी एच डिफरेंस, वी एल को पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो जैसे कि ट्रांसफार्मर से आ रहा है करंट, वोल्टेज ट्रांसफार्मर से आया, ट्रांसफार्मर का जो वोल्टेज है वो वेरी हाई है, लेकिन जब वो घर पे आता है तो वो वेरी लो हो जाता है। ठीक है, तो घर के हिसाब से वोल्टेज सेट किया जाता है, कॉमर्शियल के हिसाब से वोल्टेज सेट किया जाता है, लेकिन जो आपकी ट्रांसफार्मर वाले रहते हैं वो क्या होता है, वो हाई वोल्टेज पे रहता है, तो देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस, इसी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है। यूनिट क्या है इसकी, बेटा यूनिट क्या है पोटेंशियल की, वोल्टेज की। वोल्टेज की यूनिट अरे यार सोती रहती हो क्या तुम लोग, बताया तो पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट होती है, SI यूनिट सामने लिखा है, स्क्रीन शो नहीं हो रही है क्या, या बुक में भी नहीं दिख रहा है। As a unit of potential difference is volt, we usually refer potential difference as voltage. Volt को ही voltage ही कहलाता है। Voltage of an electric cell is the potential difference between positive and negative terminal. तो जो भी पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल है, जो टर्मिनल है बड़े वाले को पॉजिटिव कहते हैं, छोटे वाले को नेगेटिव कहते हैं, ये नेगेटिव होता है। तो यानी कि दो टर्मिनलों के बीच में जो वोल्टेज बनाया गया है, उनके डिफरेंस को ही आप क्या कहलाते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। पॉजिटिव चार्ज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल, पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो हाई पोटेंशियल से चलता है, कहाँ, लो पोटेंशियल की तरफ चलता है। तो लो पोटेंशियल किधर है, यानी पॉजिटिव चार्ज इधर से चलेगा, किधर आएगा, लो पोटेंशियल की तरफ, इधर आ जाएगा, इधर इधर से चला और फिर इधर आ जाएगा। तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, करंट की डायरेक्शन ये होगी, पॉजिटिव चार्ज के अपोजिट होती है। बहुत जरूरी चीज है, इसको समझ के चलना कि जो करंट है, जो करंट है, वो पॉजिटिव चार्ज के अपोजिट चलता है।
अब वोल्ट मीटर कैसे मैनेज करेंगे? जैसे सेल होता है, सेल जानती हो एक डिवाइस है, सेल देखती हो, बैटरी को देखती हो, उसमें कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, तो वोल्टेज को, पोटेंशियल डिफरेंस को या वोल्टेज, दोनों सेम चीज है, चाहे पोटेंशियल डिफरेंस बोले चाहे वोल्टेज बोले, दोनों सेम चीज है। उसको कैसे मेजर करेंगे, किस डिवाइस से? वोल्ट मीटर से। ठीक है। करंट के लिए एम्पियर मीटर। मीटर होती है। रेजिस्टेंस और रेजिस्टर, रेजिस्टेंस और रेजिस्टर देखो, प्रकृति में हर एक्शन के लिए एक रिएक्शन है, न्यूटन का थर्ड लॉ। न्यूटन का थर्ड लॉ यही कहता है कि एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन। ठीक है, हर एक्शन का रिएक्शन होता है। तो करंट फ्लो हो रहा है, उसका भी एक रिएक्शन है कि करंट फ्लो होने से रोका जाएगा। यही रेजिस्टेंस है, यही रेजिस्टर है। रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई। और रजिस्टर ऐसी डिवाइस जो करंट को फ्लो ना होने दे, तो डिवाइसेस भी ऐसी बनाई जाएंगी। An element present in an electric circuit which causes restriction for the flow of electric current is called resistor. इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को जो रोकता है वो क्या कहलाएगा? रेजिस्टर कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिक बल्ब इटसेल्फ नहीं रोकता, उसमें ऐसी डिवाइसेस लगी हैं जो रेजिस्टेंस क्रिएट। अच्छा, रेजिस्टेंस किसमें ज्यादा होगा भाई? कंडक्टर में ही अपना खुद का रेजिस्टेंस होता है। फ्लोरेसेंट सीएफएल बल्ब, सीएफएल इलेक्ट्रिक फैन, जितनी भी डिवाइसेस है उसमें सब में इलेक्ट्रिक रजिस्टर लगा होता है। अच्छा, कैसा रजिस्टर लगा होता है कि भाई गीजर है ना, अब गीजर को हाँ। जैसे फैन है, इलेक्ट्रिक फैन है, गीजर को जितना वोल्टेज चाहिए, जितना करंट चाहिए, उतना फैन को तो नहीं चाहिए ना, फैन तो कम वोल्टेज के भी चल ले लेगा ना। तो कम हाँ, चाहिए। ट्यूब और सीएफएल को, इलेक्ट्रिक बल्ब को और कम चाहिए। तो यानी कि गीजर को ज्यादा चाहिए, तो रेजिस्टेंस किस में ज्यादा होगा? इलेक्ट्रिक फैन में ज्यादा होगा ना, कि सेम वोल्टेज पे आ रहे हैं। घर में तो सब जो जो 220 का वोल्ट रहता है ना, 220 वोल्ट के अराउंड जो भी रहता है घर में, तो अगर इसको कितना वोल्टेज चाहिए, तो कम वोल्टेज पे भी चल जाएगा ना, लेकिन गीजर नहीं चलेगा। अगर 150 वोल्टेज हो रहा है तो गीजर नहीं चलेगा। तो रेजिस्टेंस हाई वोल्टेज ना जाने पाए, तो इसमें कुछ अपना रेजिस्टेंस लगाया होगा ना, कि फैन जलने ना पाए, सेफल जलने ना पाए, बल्ब टूटने ना पाए, तो इसका अपना कुछ रेजिस्टेंस होता है। सम कॉमन एग्जाम्पल ऑफ रेजिस्टर, द ऑब्स्ट्रक्शन कॉज्ड बाय एन एलिमेंट, एक एलिमेंट लगाया जाता है जिसे रेजिस्टर कहते हैं, फॉर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट इज नोन एज द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ दैट एलिमेंट। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इज यूजली डिनोटेड बाई आर। तो बल्ब इटसेल्फ रेजिस्टेंस का काम नहीं करता है, उसमें जो एलिमेंट लगा होता है, जो मटेरियल लगा होता है, उसमें अपना खुद का रेजिस्टेंस होता है कि वो करंट फ्लो को रोकता है। डिफरेंट डिवाइसेस का, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का डिफरेंट होता है। फिर रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हुआ? रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ये हो गया कि जो भी वोल्टेज डिफरेंस है अक्रॉस द सर्किट, जो भी वोल्टेज डिफरेंस है, पोटेंशियल, वोल्टेज का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है सर्किट का, वो उस वो उस पोटेंशियल डिफरेंस में करंट को फ्लो को रोकेगा थ्रू इट, देन रेजिस्टेंस ऑफ द एलिमेंट, तो वोल्टेज अपॉन करंट, आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई। अब ये वोल्टेज फॉर्मूला अपॉन। है, इसी फॉर्मूले से दो चीजें दे देंगे और तीसरा पूछ लेगा। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई आर। आई आर, और फिर इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो ओम होती है, ये ओम का सिंबल है। क्यों? क्योंकि सर जॉर्ज ओम ने, साइमन ओम ने, नेम ऑफ द साइंटिस्ट, इलेक्ट्रिक which is named of the scientist, electric resistance said to be 1 ohm if potential difference of 1 volt is required to maintain a flow of ampere current। ये डेफिनेशन है किसकी? 1 ohm की। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, व्हाट इज इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस पूछा जाए तो ये डेफिनेशन लिखा जाएगा, ये डेफिनेशन है कि अगर वोल्टेज कितना हो जाए, 1 वोल्ट, वोल्टेज की यूनिट क्या है? 1 वोल्ट, और आई जो है वो वन। 1 एम्पियर हो जाए, 1 एम्पियर हो जाए, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस सेट टू बी 1 ओम, तब रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 1 ओम हो जाएगा। इलेक्ट्रिक वन रेजिस्टेंस से। 1 ओम तब होगा जब 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस
1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस की जरूरत होगी 1 एम्पियर के करंट को फ्लो कराने के लिए। तो उसी हिसाब से आप समझ लो कि डिफरेंट डिवाइसेस का रेजिस्टेंस डिफरेंट होगा। अगर हमें 5 ओम का रेजिस्टेंस रखना है तो इसका मतलब है कि वोल्टेज जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो वोल्ट है वो 5 वोल्ट होगा, तब 5 एम्पियर की बहेगी करंट। ठीक। तो मेनली इसमें ठीक क्या है। पूछा जाएगा, रेजिस्टेंस का काम क्या है। रेजिस्टेंस का काम क्या है, रेजिस्टेंस क्या करता है, स्टॉप टू फ्लो ऑफ करंट इन अ पोटेंशियल डिफरेंस, द फ्लो ऑफ करंट। रेस्ट्रिक्शन करता है, रेस्ट्रिक्शन इसका काम है। आर फॉर रेजिस्टेंस, आर फॉर रेस्ट्रिक्शन, इट इज अ रेस्ट्रिक्शन। स्टॉप टू फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, एंड दिस डिवाइस इज कॉल्ड रेजिस्टर। जो डिवाइस यूज करते हैं हम, वो रेजिस्टर कहलाती है। वो रजिस्टर कहलाता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, अब यहाँ पे देखो डेरिवेशन कुछ बता रहे हैं। अब देखो ये रजिस्टर है। देखो ये क्या है, ये किसका सिंबल हो गया, सिंबल भी पूछा जा सकता है, 7 पूछा जाता है। दिस इज कॉल्ड सेल। ये क्या है, सेल है। ये क्या है, रजिस्टर हेलो। है। हाँ, इसका यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है। ये की होती है, इसे क्या कहते हैं, की। 6 7 पढ़ी हो की। ठीक। की हाँ, ये ऑन पढ़ा ऑफ है। के लिए यूज होती है ना, ऑन करने के लिए, ऑफ होने के लिए। ऑन होने के लिए ये समझ करंट गया। फ्लो थ्रो है। अभी यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर ये ऑन है, ये ऑन सर्किट है। और ऑफ होता तो सिर्फ ये होता, ये ऑफ सर्किट है, ये ऑफ है, कुछ नहीं होगा इसके अंदर। चलो, तो अब देखो, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल। तो पॉजिटिव टर्मिनल कहाँ जाएगा भैया, ये पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव यहाँ पर है ना, तो पॉजिटिव किसके तरफ अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव की तरफ। नेगेटिव तो की तरफ। पॉजिटिव चार्ज किधर चलेगा, इधर चलेगा। पॉजिटिव चार्ज, जो पॉजिटिव चार्ज है वो आपका इधर चलेगा। तो पॉजिटिव चार्ज की दूसरी तरफ होता है ना करंट, तो इसका मतलब है करंट की डायरेक्शन किधर होगी, हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्म। आई की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन, आई ठीक। मतलब करंट, ठीक। करंट की डायरेक्शन किधर होगी, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो किधर होती है, पॉजिटिव टर्मिनल की दूसरी तरफ। यानी कि पॉजिटिव। ऐसे आके ऐसे, इधर से उल्टी होती है। यानी कि ये ऐसे हो जाएगी, पॉजिटिव टर्मिनल के तरफ होती है, पॉजिटिव टर्मिनल के तरफ आएगा। ठीक है। अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि हमने पोटेंशियल डिफरेंस V लिया, जिसमें करंट I फ्लो हो रही थी, जिसका रेजिस्टर R था। तो T टाइम में करंट फ्लो हो रही थी, तो हम जानते हैं कि करंट का फॉर्मूला क्या होता है, Q अपॉन T, टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोन। फिर Q अपॉन T से हम देख सकते हैं कि Q इज इक्वल टू चार्ज इज इक्वल टू आई टी हो जाएगा। Q इज इक्वल टू आई टी हो जाएगा। फिर टू डेफिनेशन आईटी में हो जाएगा। हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन फ्लो ऑफ यूनिट चार्ज इज V। V V ये पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन दे रहे हैं, तो V इज इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन Q। V इज इक्वल टू W, V इज इक्वल टू होता क्या है, डब्ल्यू V इज अपॉन इक्वल क्यू। टू W अपॉन Q। तो यहाँ से W इज इक्वल टू क्या होगा, VQ। मतलब पहले करंट वी लिखा, क्यू। करंट से हमने चार्ज निकाल लिया, और चार्ज के बाद पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन लिख के V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है। तो W कितना हो जाएगा, टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, VQ। अब हम ये देख रहे हैं यहाँ से इक्वेशन से Q की वैल्यू, अगर इक्वेशन, इसको इक्वेशन 1 कह दें, तो Q इज इक्वल टू आई टी हो जाएगा, फ्रॉम 1, 1 से तुमने वैल्यू पुट कर दी। ठीक। अब फिर कोई ना कोई सोर्स होगा ना, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा ना, सेल, बैटरी, मेन सप्लाई, कुछ होगा ना सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सोलर सेल, मेन सप्लाई वही हाँ। हो गई। तो उसमें जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, वही तो वर्क डन के बराबर होगी, वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी वर्क डन के बराबर होगी, हाँ। क्योंकि वर्क ही तो पूरा पूरा एनर्जी में चेंज हो जाता है। तो यानी कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी वो W के बराबर होगी। W किसके बराबर है, VIT के बराबर है। इसको अगर 2 कहती हूँ तो 2 से हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्या होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट लेता है, इज द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज, करंट एंड टाइम ऑफ करंट फ्लो। ये टाइम किसका टाइम है, कि जो चार्ज है टी टाइम में चार्ज फ्लो कर रहा है, चार्ज फ्लो करने को ही क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज। करंट।
तो यानी कि एनर्जी क्या हो गई, एनर्जी की डेफिनेशन क्या हो गई, वी आई टी, ई इज इक्वल टू वी आई टी, डब्ल्यू इज इक्वल टू वी आई टी। चाहे वर्क डन पूछे चाहे एनर्जी पूछे, दोनों का ही सेम होगा। यानी कि जो भी वर्क डन है वही क्या है, पूरा चेंज हो जाता है एनर्जी में। ठीक। एनर्जी में। अब ठीक हम है। ये इसमें तो एनर्जी की डेफिनेशन यूनिट तो होती है आपकी क्या, इसके एनर्जी की यूनिट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एनर्जी की यूनिट होगी जूल। जूल साइंटिस्ट के जूल। नाम पर, साइंटिस्ट के नेम है इसलिए स्मॉल में लिखते हैं। फिर इसमें क्या आ रहा है, E इज इक्वल टू वी आई टी, वी आई टी आ रहा है, स्मॉल टी। वो भी अब वी करते आई हाँ। टी में हम जानते हैं V बराबर क्या होता है, आई आर। V इज इक्वल टू आई आर, भी तो होता है आई ना। आर। तो आई आर के टर्म में क्या हो जाएगा भैया, E की जगह क्या रख दो, V की जगह क्या रख दो, आई आर। और ये आई टी फिर से है, आई टी। तो कितना आई हो गया, दो आई हो गए, आई स्क्वायर आर टी। तो ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर टी। आई स्क्वायर आर हाँ। टी। तो मेनली इस इस डेफिनेशन, इस पैरा में जो भी पढ़ा इसमें है क्या, इसमें आपसे कहा जाएगा डेराइव द, वैसे डेरिवेशन तो नहीं आ सकता है, लेकिन अगर पूछ भी सकती है, डेराइव द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला डेरिवेशन है। इसमें आपको सबसे पहले क्या लिखना है, करंट का लिखना है फॉर्मूला, करंट से आपको चार्ज निकालना है। फिर आप ये पोटेंशियल डिफरेंस बता देंगे कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वही किसके बराबर होता है भैया, वर्क डन फॉर द फ्लो। यानी कि आपका जो डब्ल्यू है वो वी क्यू के बराबर हो जाएगा। वी इज इक्वल डब्ल्यू क्यू होता है, डब्ल्यू इज इक्वल टू वी क्यू, और क्यू इज इक्वल टू आई टी है, तो क्यू की वैल्यू रख दिया 1 से। फिर उसके बाद हम देख रहे हैं जो भी वर्क डन है वही एनर्जी में चेंज हो जाएगा, तो ई और डब्ल्यू दोनों बराबर होंगे, तो दोनों का फॉर्मूला भी बराबर होगा। तो ई वी आई टी होता है, यहाँ पे खत्म, बात खत्म। अब अगर तुमसे रेजिस्टेंस के फॉर्म में एनर्जी पूछे, ये एनर्जी जो निकली है वो वोल्टेज, करंट और टाइम के फॉर्म में निकली है। लेकिन तुमसे अगर रेजिस्टेंस के फॉर्म में पूछे एनर्जी का फॉर्मूला, तब V इज इक्वल टू आई आर रख दो, क्योंकि वोल्टेज क्या होता है, रेजिस्टेंस के फॉर्मूले से, रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस होता है V अपॉन आई, रेजिस्टेंस होता है V अपॉन आई। तो रेजिस्टेंस रख देंगे। प्रैक्टिस करना कौन पड़ेगा आई। बार बार, और अभी से ही सबकी डेरिवेशन की प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, क्योंकि अब फॉर्मूले के डेरिवेशंस, थ्योरम्स इसी तरह से आएंगे। तो ये डेरिवेशन तुमको करना है, इसकी प्रैक्टिस करना है, जैसे एज इट इज लिखा है पूरा वैसे ही बार बार प्रैक्टिस करके लिखना है। और ऐसा नहीं है कि तुम 3 बार लिखोगी तो तुमको दिमाग में बस जाएगा। तुमको एक दिन में टाइम दे देकर, सुबह शाम दोपहर, इस तरह से टाइम दे देके कम से कम 6 बार लिखना होगा। एक बार देख के लिखोगी, दूसरी बार फिर बिना देखे लिखोगी, फिर थोड़ा सा पॉज लेके ऐसी आसमान दीवार में लिखोगी, इल्यूजन करके कि ये इसके बाद ये था, इसमें ये पुट किया, इसमें ये पुट किया, इसमें ये स्टेटमेंट लिखना है। फिर रेजिस्टेंस के टर्म में पूछेगा तो V इज इक्वल टू आई आर होता है, और फिर कर देंगे। तो जब जाके छठी सातवीं बार लिखोगी तो एकदम से रट जाएगा, फिर कभी नहीं भूलेगा। एनर्जी अलग चीज है, इलेक्ट्रिक पावर, पावर का मतलब ये होता है कि अमाउंट और टू डू वर्क, पावर कितना पावर है, क्या क्षमता है, यानी कितनी एनर्जी पर यूनिट टाइम में इस्तेमाल हो पा रही है, पावर कितने पावर से। जैसे कि पंच मारना है ना, एक बच्चा है पंच मार रहा है, बस पंचिंग बैग को छू रहा है, तो उसका पावर कम है। क्यों कम है, क्योंकि टाइम के हिसाब से एनर्जी सप्लाई कम है। लेकिन एक बच्चे ने ऐसे पंच मारा कि पंचिंग बैग फट गया, तो क्यों फटा, क्योंकि उसका पावर ज्यादा है। क्यों, क्योंकि पर यूनिट टाइम, जो टाइम में एनर्जी फ्लो हो रहा है वो बहुत ही ज्यादा है। तो एनर्जी फ्लो ही होता है पर यूनिट टाइम पावर। तो ई अपॉन टी, उसमें कुछ समझने की बात नहीं है, पावर की यूनिट हर जगह पड़ रही हो, वाट होती है, 1 वाट 1 जूल पर सेकेंड के बराबर होता है। यानी कि पावर 1 वाट कब होगी, 1 वाट पावर इज इक्वल टू व्हेन 1 जूल ऑफ एनर्जी डन। सप्लाई पर यूनिट सेकेंड। 1 सेकेंड में अगर 1 जूल एनर्जी सप्लाई हो रही है तो वो 1 वाट पावर के बराबर होता है। फिर अभी हमने ऊपर E इज इक्वल टू देखा ना, आई स्क्वायर आर टी होता है, और क्या होता है, वी आई टी होता है। ई की 2 फॉर्मूले हैं, ई के क्या फॉर्मूले हैं, वी आई टी, और दूसरा आई स्क्वायर आर टी। ये 2 फॉर्मूले हैं किसके, ई के, एनर्जी के, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के। तो भैया अगर हम ई सी टी लिख दें,
P इज इक्वल टू पावर, और क्या होगा, ये अपॉन टी यानी कि वी आई टी अपॉन टी, टी टी कैंसिल होगा, सिर्फ वी आई बचेगा। तो पावर को अगर हमें वोल्टेज और एम्पियर के टर्म्स में लिखना है तो क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू वी आई। तो इलेक्ट्रिक करंट में कितनी बार हमने बोला है भैया, एफ फॉर फ्राइडे, कम से कम एफ फॉर फ्राइडे, एफ फॉर फॉर्मूले। भैया फ्राइडे को फॉर्मूले लिखो, जरूरी नहीं है कि फ्राइडे को ही लिखो, ऐसा नहीं ना कि नाखून काटना है सुन्नत है कुछ ऐसा। तुम वेडनेसडे को भी लिख सकती हो, ट्यूसडे को भी लिख सकती हो, लेकिन किसी दिन नहीं लिखती हो। कोई चीज शुरू करते हैं अभियान, 3-4 दिन रहता है, आता है फॉर्मूला लिखकर, फिर वही अपने तरीके पे वापस, आदत ही नहीं बनती है। और फिर कहती हूँ कि एग्जाम में नंबर कम आता है, तो कैसे कम नहीं आएगा। इस पीडीएफ में जितने फॉर्मूले बॉक्स में बंद किए हैं, बताए हैं, सबको 12 बार लिख डालो। आज ही की डेट में रफ कॉपी लेके 12 बार लिख दो। पढ़ने वाले बच्चों की फेयर कॉपी कम होती है, रफ कॉपी ज्यादा होती है। अगर फेयर कॉपी 6 है ना, तो रफ कॉपी 24 होती है। एग्जाम के बाद जब याद है कि जब कॉपी फेयर तो रख ली जाती थी भाई, नोट्स रहता था, दूसरे क्लास में भी काम आएगा या किसी बच्चे को दे दिया जाएगा, तो फेयर कॉपी तो रख ली जाती थी। लेकिन जब रफ कॉपी बेची जाती थी तो लगता था कितना लिखा गया है, कितना पढ़ा गया है। क्योंकि एक ही चीज को आप 5 बार लिखना है ना, 5 बार पढ़ना है ना, आप जितना लिखोगे उतना प्रैक्टिस होगी, लिखकर ही प्रैक्टिस होती है। लिखोगी तो कान आंख नाक दिमाग, ऑल द 5 सेंस में जाके एकदम से चीजें घुस जाएंगी। एग्जाम में पेपर देखोगी तो तुम्हें ऐसे लगेगा आंखों के सामने तुम्हारी कॉपी खुली है घर वाली, और तुम उसी से देख देख के लिख रही हो। ये उन बच्चों के साथ होता है जो खूब लिखते हैं, उनको कॉपी, अपने घर में जो कॉपी रखी है ना, वो दिखने लगती है एग्जाम हॉल में। कितने बच्चे ऐसे देखे गए हैं, टाइल्स है, टाइल्स लगी है, ले लिया है मार्कर, लिखते चले जा रहे हैं, मिटाते चले जा रहे हैं। बोर्ड ले आओ, बोर्ड में लिखो, कॉपी में लिखो, किसी में भी लिखो, लिखो भाई लिखो। लिखोगी तभी चीजें ध्यान में बसेंगी। ऐसे पढ़ के निकल जाओगी, सोचोगे 1 घंटा बैठे हैं, अच्छा आई इज इक्वल टू आई स्क्वायर टी, नहीं। अगर पढ़ा है तो उसको डेराइव करो, फॉर्मूला लिखो, डेफिनेशन को बार 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 लिखो। बैक एक्सरसाइज क्या होती है, हमें तो लगता है बैक एक्सरसाइज देना ही नहीं चाहिए। बैक एक्सरसाइज की जगह बहुत सारे क्यूआर कोड देने चाहिए बुक वालों को। मैं अपनी बुक छापूंगी तो मैं बहुत सारे क्यूआर कोड दूंगी। वो क्यूआर कोड क्या है, वो शीट्स है, शीट्स कराओ भाई। इलेक्ट्रिक पावर क्या हो जाएगा इन वोल्टेज और एम्पियर के। तो वोल्टेज वोल्टेज की यूनिट क्या होती है, बोलो जल्दी से। वोल्टेज की यूनिट जूल पर वोल्ट, और सेकेंड। करंट की पर सेकेंड नहीं होती, सिर्फ वोल्ट होती है। और करंट की होती है एम्पियर, बोलो यार। करंट की, हाँ, करंट की एम्पियर। पावर को वोल्टेज और एम्पियर के टर्म्स में कैसे डिफाइन करोगी, पावर की तो यूनिट 1 वाट हो रही है ना, तो 1 वाट किसके बराबर होगा, 1 वाट इज इक्वल टू 1 वॉल्ट। हम ये कहेंगे कि 1 वाट पावर कंज्यूम्ड हो रही है इफ 1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लोज अप्लाइंग 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होने पर 1 एम्पियर करंट जब फ्लो कर रही है तो वो एक पावर है। तो 1 वाट का मतलब समझती हो, जो आपका हाँ। घर में मीटर लगा होता है, बल्ब हाँ। लगा होता है, पंखा लगा होता है, वो कुछ वाट का होता है, 5 वाट का होता है, 10 वाट का होता है। तो 10 वाट का मतलब क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस आपका 10 वाट है, तो उसमें 10 एम्पियर की करंट फ्लो करेगी। ये होती करंट है फ्लो वाट कर। की मीनिंग। अब सिर्फ एक ही वॉट नहीं होता है, 1 किलो वॉट भी होता है। 1 किलो वॉट का, किलो का मतलब 1000, मेगा का मतलब 10 की पावर 6, गीगा का मतलब 10 की पावर 9, किलो का मतलब 10 की पावर 3, मेगा का मतलब 10 की पावर 6, 3 1 3 6, 3 3 9, 10 की पावर 9 का मतलब गीगा।
अब कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर तुमने इसको समझ लिया तो कन्वर्जन में और कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 3 6 9 3 की टेबल पढ़ती चली जाओ। समझ में आ रहा है? 10 की पावर 6। अब हाँ किलोवाट कितना होगा भैया? 10 की पावर 6 में 3 तो निकाल दो ना। 10 की पावर 6 में 3 जीरो निकाल दो तो वो 1000 बन जाएगा। और 3 जीरो जो बचेंगे वो 1000 दिख जाएगा, तो 1000 किलोवाट। तो ये सब चीजें याद करने की नहीं होती है, अपने आप समझ में आ जाती है। अगर कैलकुलेशन, कन्वर्जन यूनिट चार्ज, किलो डेका हेक्टा क्यों पढ़ाया जाता है, क्यों समझाया जाता है वहां पे कि कैसे कन्वर्जन होगा? याद नहीं करना है आपको कि किलोमीटर में 100 मीटर हो रहे हैं, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर हो रहे हैं। ये सब याद नहीं करना है आपको। कन्वर्जन यूनिट याद रखना है। किलो, हेक्टा, डेका, मीटर हो गया तो डेसी, सेंटी, मिली, ये आपको वो याद करना है। कन्वर्जन टेबल, इसका रूल याद रखना है हमेशा। कहाँ तक यूनिट्स को याद करती है फिर होगी? कन्वर्जन रूल, रूल याद करो, रूल से चिपको। पावर रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, अब घर की बातें बता रही हैं। घरों में जो वोल्टेज होता है वो 220 वोल्ट होता है। 220, 100 वोल्ट, 220 वोल्ट मार्क ऑन इनकैंडेसेंट इलेक्ट्रिक बल्ब, जो जलने वाले बल्ब होते हैं उनमें होता है। 40 वॉट लिखा होता है, 220 वोल्ट होता है। आज उठाना बल्ब, बल्ब को खोल देखना करीब से। बल्ब में कहीं पर लिखा रहता है, छपा होता है कि भैया 40 वाट इसका पावर है। 40 वाट क्या है इसका पावर? 40 वाट झेल सकता है। पावर। और वोल्टेज कितना झेल सकता है? 220 वोल्ट झेल सकता है। डिफरेंट इलेक्ट्रिक गीजर का अलग होगा। गीजर हो गया तो मीन्स दैट किस बल्ब 100 वाट व्हेन ऑपरेटेड ऑन 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक सप्लाई। ये 100 वाट का पावर कब मिलेगा इसको? ये कब जलेगा? कभी कभी देखती नहीं हो पंखा, लाइट आ रही है लेकिन पंखा नहीं चल रहा है, एकदम धीमे, 5 नंबर पे है लेकिन एकदम धीमे धीमे चल रहा है। तो क्या होता है उसमें हम्म, कि पावर नहीं मिलती है। क्यों पावर नहीं मिलती है? क्योंकि वोल्टेज लो हो जाता है। वोल्ट 220 से भी नीचे चला जाता है। Power rating of electric appliances devices gadget indicates amount of power it uses generate when operating and specified voltage. डिफरेंट डिफरेंट जगह की जनरेटर की अलग होगी, गीजर की अलग होगी। मैक्सिमम सेफ करंट कितनी हो सकती है? सेफ करंट आई इज इक्वल टू इसी पावर के फॉर्मूले से, पी अपॉन बी। कितना हम पावर देंगे और कितना वोल्टेज देंगे, ठीक है? तो यानी कि डिवाइस को हम कितना करंट देंगे। अगर इस करंट से ज्यादा करंट आए तो डिवाइस खराब हो जाएगी, टूट जाएगी, फट जाएगी। क्यों हो जाएगी? ऑपरेटेड एट हायर वोल्टेज देन द रेटेड वैल्यू जब ऑफ ओवर। अप्लायंसेस में बी डैमेज, ओवर हो जाएगा। तो ये कैसे कंज्यूम किया जाता है वोल्ट की? 220 वोल्ट कैसे निकाला गया? यही सब फॉर्मूले से निकाला गया। कितनी करंट फ्लो होगी? करंट फ्लो होगी तो तार की थिकनेस क्या होगी? एक चीज दूसरी चीज से लिंक है। और इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, जो इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक है, वो खुद में एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। और आगे अच्छे से पढ़ने के लिए अब हायर क्लासेस में, ये जो छोटे क्लासेस में फॉर्मूले बताए जाने उसको अच्छे से करना है। और फिर यहीं से कि वी कैन कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन अप्लायंसेस बाय यूजिंग द फॉर्मूला आर इज इक्वल टू वी आई। फिर उस अप्लायंसेस का रेजिस्टेंस कितना रखना है कि भाई इतना 220 वोल्टेज अगर घर में दे रहे हैं और करंट इतनी सेफ है, करंट निकल आई है, तो भैया रेजिस्टेंस भी तो उसमें लगाना है। तो एक बल्ब बनाने में जो पहली बार बल्ब बना होगा तो उसमें कितनी कैलकुलेशन की होगी और डिसाइड किया होगा कि कितना वोल्टेज घर में जा रहा है, कितनी सेफ करंट है, और उस हिसाब से फिर रेजिस्टेंस, फिर उसकी थिकनेस, ये सारी चीजें कैलकुलेट करी होंगी। तो पावर रेटिंग जो होती है किसी भी अप्लायंसेस की, वो 3 स्टेप में होती है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि हमें एक बल्ब बनाना है अपने स्लीपिंग रूम के लिए। उसमें घर की वोल्टेज इतनी है, तो पावर इतनी रखनी है, तो बताओ सेफ करंट क्या होगी। ये सारी चीजें, तो ये सारी कैलकुलेशन करके, 3 स्टेप्स करके एक बल्ब, एक डिवाइस बनाई जाती है। अब यहाँ पे आपको इन जनरल जो भी डिवाइसेस हैं उनका पावर बताया गया है कि कितने से कितने वॉट तक वो अवेलेबल है मार्केट में।
कितने से देखो सब किस वोल्टेज पे है, सारे के सारे 220 वोल्टेज पे हैं। तो ये किसके लिए होता है? होम, होम स्कूल, नहीं स्कूल तो शायद कॉमर्शियल हो जाए, लैबोरेटरीज वगैरह भी रहती हैं उसमें, लेकिन होम के लिए 220 वोल्ट रहता है। और देखो यहाँ पे 220 वोल्ट यहाँ पर भी है। रूम हीटर 1000 से 15,000 वाट तक का होता है। गीजर इतना हाँ होता है, एयर कंडीशनर इतना वाट होता है। तो एसी से क्यों हाँ आता है? 1.5 टन की एसी में इतना आता है, 1.5 टन, 1.5 2 टन की जो एसी होती है नॉर्मली जो लगती है 18 से 25 वाट तक होती है। तभी जब एसी चलता है तो ज्यादा करंट सप्लाई करता है, ज्यादा वोल्टेज लेता है, वोल्टेज हायर होना चाहिए, तभी यूनिट भी ज्यादा गिरती है, बिल भी ज्यादा आता है। न्यूमेरिकल बहुत इजी है, जैसा तुम देख रही हो। भैया 11 वॉट दिया है, तो 11 वॉट क्या दिया है? पावर दिया है ना। 220 वोल्ट दिया है, यानी कि हाँ वोल्टेज दिया है ना। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट फ्लो? इसमें हम क्या बताएं, आई पूछ रहा है। तो P इज इक्वल टू क्या होता है? वी आई। वी आई की फॉर्मूला रखो, सॉल्व कर लो, कुछ भी नहीं है। आई की एसआई यूनिट एम्पियर होती है। एम्पियर इस तरह से लिखा जाएगा। अगर पूरा लिखोगी तो शॉर्ट में लिखा जाएगा क्योंकि साइंटिस्ट के नेम पर है। अगर एब्रीविएशन में लिखोगी तो कैपिटल लिखा जाएगा। ये चीज बता रहे हैं बार बार कि न्यूटन का एन लिखा जाएगा, लेकिन पूरा लिखोगी तो स्मॉल में लिखा जाएगा। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मार्क 100 वोल्ट। तो 100 वोल्ट की पावर हो गई ना, वोल्टेज हो गई ना। पावर हो गई। कैलकुलेट द मैक्सिमम सेफ हाँ करंट, आई निकालना है। बल्ब एंड द रेजिस्टेंस, भैया आई निकल आएगी तो आर भी निकल आएगा ना, वी आई करके। फिलामेंट इन द वर्किंग, लो पी इज इक्वल टू वी आई, आई की फॉर्मूला रख के सेफ करंट निकाल दिया। और क्या होता है? रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वी अपॉन आई। सबके फॉर्मूले याद होने रख के सॉल्व कर दिया, ओम में आंसर आ गया। रेजिस्टेंस की यूनिट तो भैया ओम है ना। न्यूमेरिकल में हाँ कुछ भी नहीं है, जस्ट आपको वैल्यूज दिए, पुट करना है, फॉर्मूले में निकालना है, कैलकुलेशन देखना है। अब करंट जो है वो इतनी है, 0.1 एम्पियर व्हेन ऑपरेटेड, ये वोल्टेज हो गया। कैलकुलेट इज रेटेड पावर, रेटेड पावर मतलब जो लिखा हुआ पावर है, पी आपको निकालना है। तो क्या है पी? पी इज इक्वल टू वी आई होता है ना। पी इज इक्वल टू वी आई रखा, सॉल्व किया, पावर की यूनिट क्या है? वाट, वाट लिख दिया। या- घर में कितना पावर यूज हो रहा है? घर में जो मीटर लगे हैं वो कितने वाट आवर पावर के हैं? तो उसका फॉर्मूला पी इज इक्वल टू ई अपॉन टी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम, डब्ल्यू अपॉन टी था वहां पे, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही आपकी डब्ल्यू होती है, ई अपॉन टी। तो इलेक्ट्रिकल पावर कितना हो जाएगा? ई इज इक्वल इलेक्ट्रिकल पावर पी मल्टीप्लाई टाइम। इफ पावर इज इन वॉट एंड टाइम इन सेकेंड, देन एनर्जी कंज्यूम्ड इन जूल। ये हमेशा याद रखना, पावर अगर वॉट में है, टाइम सेकेंड में दे रहा है, तब जो एनर्जी कंज्यूम्ड होगी, यानी कि जो एनर्जी की यूनिट होगी वो जूल होगी, क्योंकि जूल जो होता है वो वाट पर सेकेंड के हिसाब से होता है। वाट इज इक्वल टू जूल अपॉन सेकेंड होता है। लेकिन जब कॉमर्शियली यूज के लिए होता है तो सेकंड के हिसाब से नहीं चलता, घंटे के हिसाब से चलता है। सेकंड के हिसाब से चलेगा तो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन हो जाएगा। वाट आवर या किलो वाट आवर, के डब्ल्यू एच होता है। तो घर का मीटर जरा खोलना और उसमें पढ़ना कि देखो वहां पे डब्ल्यू एच और के डब्ल्यू एच लिखा होगा। 1 वाट आवर, डब्ल्यू एच क्या होता है? किलोवाट नहीं, ये डब्ल्यू के एच है। वाट आवर क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम व्हेन 1 वाट का पावर यूज हो 1 घंटे में। 1 वाट पावर यूज हो हम्म जाए 1 घंटे में। तो घरों में एक कम घंटे में। कम अप्लायंसेस यूज होती हैं। घरों में आटा पीसने वाली चक्की नहीं लग जाएगी, प्रेस का काम नहीं शुरू हो जाएगा घर में, उसके लिए कॉमर्शियल मीटर आपको लेना पड़ेगा। और यही क्या हो जाता है डब्ल्यू के एच में, डब्ल्यू एच में, कि 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगी उसमें, आवर्स में। तो क्या है? 1 WH, 1 वॉट आवर, 1 वॉट मल्टीप्लाई 1 आवर। 1 वॉट आवर का मतलब हो गया, अगर सेकंड में चेंज करें तो 2 बार 60 से मल्टीप्लाई, यानी कि 66 36 100 वाट। और कितना? सेकंड। तो वाट सेकंड में जब होती है तो उसको क्या कहते हैं? जूल कह देते हैं। तो यानी 36, यानी कि कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या हो जाएगी? अगर हम वाट आवर को किलो में चेंज करें तो 36 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 1000 से। तो क्या हो जाएगा? इसको थाउजेंड ये से। वो
साइंटिफिक फॉर्म में लिख दिया गया है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। तो ये भी आपको याद करना है, ये भी याद करना है। फिर एक 1 WKH का मतलब एक यूनिट, जैसे कि मीटर चलता है तो देखो अगर मीटर की यूनिट है 7, 5, 7, 6, ये मीटर की यूनिट है, यहाँ पे 0, 1, 2, 3 चलता रहता है। ये इस महीने की यूनिट है, ये 22 जनवरी की यूनिट है। तो 23 जनवरी में जब आओगी तो 23 जनवरी में तुमको कितनी यूनिट मिलेगी? अगर सिर्फ फ्रिज चल रही है, पंखा चल रहा है नॉर्मली, तो ज्यादातर 3 यूनिट होगी, तो 7, 9 हो जाएगी, बहुत कम। लेकिन अगर एसी चल रही है तो फिर यूनिट बहुत तेजी से बढ़ती है, हो सकता है एक दिन में 10 यूनिट जाए, तो 86 हो जाए, 89 हो जाए, तो ये 23 जनवरी की यूनिट हो जाएगी। तो ये यूनिट चलती है। 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम इन सर्किट WKH इज इक्वल टू P इन वाट्स T। सबका ये फॉर्मूला बस बता रही है जो ऊपर इंट्रोड्यूस कर ही दिया है। तो WKH कॉमर्शियल यूनिट क्या हो जाएगी? VIT/1000। ठीक है। In our homes, electricity is supplied at 220 volt. Therefore, voltage rating of appliances is 220। जितने भी घर में वोल्टेज अप्लायंसेस हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, उनमें वोल्टेज हमेशा 220 वोल्ट लिखा होता है। चार्जर चार्जर उठा के देखना। However, power rating varies from appliances to appliances। लेकिन डिफरेंट डिवाइस पावर अलग अलग करेगी, वोल्टेज सब सेम रहेंगे। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस लगा है ना। सारे डिवाइस के वोल्टेज सेम होते हैं, बस हाँ, पावर। अब जैसे गीजर का पावर ज्यादा होगा ना, क्योंकि ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा, वाट ज्यादा होगा उसका, लेकिन चार्जर का काम होगा। If we use various appliances for different duration, then total electrical energy consumed in daily in WKH is given as the arithmetic sum of the product of power rating, kilowatts, different appliances, and their time of use in hours. For consumption of energy in a month, we multiply the daily consumption of energy in WKH। ये सब काम मीटर में ऑलरेडी by the number of days of month, usually 30, 31 इस तरह से जो महीने का रहता है, वो बिजली घर वाले कैलकुलेट करके बिल बना के देते हैं। कि उनका कैलकुलेशन रहता है, आता है ना, मीटर मीटर की रीडिंग लेने आता है, फिर वो पर्चा निकाल के देता है ना मशीन से, तो वो रीडिंग डालता है, वो हाँ। अपने आप कैलकुलेशन हो जाता है कि आपका होम अप्लायंसेस है कि आपका वो है। अब है कि a पर्सन यूजेस फ्लोरेसेंट बल्ब इतने वॉट का करता है 10 घंटा एक दिन में। हाउ मच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन अ 30 डेज। 30 डेज का निकालना है, 30 डेज से 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, मेन टाइम टी ये होगा। तो पावर ऑफ फ्लोरेसेंट कितनी है? 40 वाट है, टी ये हो गया। ठीक है, ये टी मत समझ लेना, इससे तो जस्ट मल्टीप्लाई कर दोगी। पावर जो होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू PT। एनर्जी हमको निकल आई यहाँ पे क्या? पावर W, पावर 40 वाट, टी टाइम 10 घंटा चलता है, मल्टीप्लाई किया WR। अब ये हम WR में नहीं कैलकुलेट करते, हम किस में कैलकुलेट करते हैं? KWH में। WH में नहीं करते, KWH में। तो KWH में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो 0.4 राइट। KWH आ गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ गई इतनी एनर्जी की। अब कह रहे हैं कि एक मंथ में है, यानी कि 30 दिन का है, तो दी गई एनर्जी 30 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? 12, 3, 4 12। डब्ल्यू के एच ही, एक WKH एक यूनिट के बराबर होता है, तो 12 WKH किसके बराबर होगा? 12 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब 12 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब एक जो फ्लोरेसेंट बल्ब है वो आपका एक महीने में 12 यूनिट देता है। तो अगर आपने इस तरह के 6 फ्लोरेसेंट बल्ब लगा चुके हैं, तो वो कितने यूनिट देंगे? तो 6 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 12 6 72, 72 यूनिट ऑफ सिस्टम। इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा। सिर्फ रेट उसी से हो जाएगा, बल्ब से हो जाएगा। तो डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन इससे बन सकते हैं, ये बेसिक क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझना है। फिर इसी तरह से देखो सेम क्वेश्चन है, आपको क्या पूछ रहा है कि अ कलर टीवी रेटेड इतना पावर है उसका, इज बीइंग ऑपरेटेड 8 आवर्स, ये टी हो जाएगा पर डे, रोज चलती है 8 घंटा। बाप रे कितना देखता है टीवी। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट 30 डेज। कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी दे दिया, 6 रुपया पर यूनिट। अब यहाँ पर भी देखो, यहाँ पे कॉस्ट पूछते हैं ना तुमसे, तो इसी में किससे 6 रुपया पर यूनिट, 12 को किससे मल्टीप्लाई कर दी थी? 6 तो 72 रुपया आ जाता, 6 रुपये पर यूनिट के हिसाब से। यूनिट बढ़ती है तो फिर पैसा भी बढ़ने लगता है।
पावर रेटिंग हो गई टी, टी दे दिया है 8 आवर्स, और करेंसी दे दिया एम जो है आपका, मतलब नंबर ऑफ डेज 30 है। तो सबसे पहले ई निकालेंगे, ई का फॉर्मूला है पीटी। पीटी दिया है, पी मल्टीप्लाई टी करके, और उसको डब्ल्यू के एच में चेंज कर देंगे। पीटी, ई से पीटी निकालेंगे, डब्ल्यू एच में आएगा, डब्ल्यू एच से डब्ल्यू के एच में चेंज कर देंगे। फिर 30 डेज का है, तो 30 डेज के लिए कितना पावर कंज्यूम होगा भैया, 30 से मल्टीप्लाई कर दो, ये यूनिट आ जाएगी। यही डब्ल्यू के एच किसमें चेंज हो जाता है, 36 डब्ल्यू के एच बराबर 36 यूनिट, क्योंकि एक डब्ल्यू के एच ही एक यूनिट कहलाता है होम अप्लायंसेस में। अब आ गया भैया 36 यूनिट। अब कह रहे हैं कि कॉस्ट निकालिए, तो 36 को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 6 रुपया है पर यूनिट, एक यूनिट का कॉस्ट 6 रुपया है। तो 36 मल्टीप्लाई 6 रुपये, 196 रुपया। तो सिर्फ टीवी चलाने का जो 6 रुपए के हिसाब से आ रहा पैसा बिल, वो 196 रुपया है। कह रहे हैं इसमें एक्टिविटी में, कह रहे हैं कि अपना बिल निकालो, और फिर जब आपको आए बिल वाला तो उसको देखिए। तो यहाँ पे देखो एक ग्रीन स्विच दे रहे हैं कि ये इलेक्ट्रिसिटी बिल को कम करने के लिए एलईडी बल्ब्स लगाए जाएं। एलईडी बल्ब्स में क्या होता है, रेजिस्टेंस हाई होता है, इलेक्ट्रिकल इमीडिएटली आफ्टर बंद किया जाए। एलईडी बल्ब से कम वोल्टेज पे भी काम करते हैं। वोल्टेज को रिड्यूस कर देते हैं। चेक पॉइंट, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इज ओम। ओम। इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू कितना होता है, पी इज इक्वल टू पीटी, तो पी वॉट वोल्ट, वोल्टेज वोल्ट। इनटू Dash is known as commercial unit of energy. WKH is known as one commercial unit of energy. WKH 1 WKH 1 WKH कितने जूल के बराबर होता है, कितने जूल के बराबर होता है, 3.6 जूल के बराबर होता है ना। 1 WKH, 3.6 into 10 to power 6। हाँ, 10 की पावर 6 जूल के बराबर होता है। उसके बाद क्या है, कितना बचा है, बहुत बचा है, बहुत लंबा चैप्टर है। क्या है, क्या इसमें दिया क्या है, कुछ खास हो तो। इलेक्ट्रिक मीटर वगैरह, स्विच वगैरह किसे कहते हैं, प्लग्स का यूज क्या है, फ्यूज का क्या यूज है, एमसीबीज क्या होती है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है, डायरेक्ट कोई भी फ्यूज होता है, एमसीबी गिर जाएगी, टूट जाएगी। तो सपोज कि ट्रांसफार्मर से आपका हाई वोल्टेज आ गया, 220 से हटके आपका 300 वोल्टेज चला गया, तो घर के अप्लायंसेस तो हम्म 220 वोल्ट पे बने हैं ना, वो तो ब्रेक हो जाएंगे, तार टूट जाएगा उनका, फट जाएगी, टीवी टूट जाएगी, फूट जाएगी, ब्लास्ट हो जाएगा। तो मिनिएचर सर्किट में ही ऐसा डिवाइस, ऐसा एलिमेंट लगा दिया जाता है कि वो हाई वोल्टेज पे मेल्ट हो जाता है। जब वो जैसे ही मेल्ट होता है तार, तो जो खिंचाव रहता है स्विच में वो खत्म हो जाता है, और एमसीबी क्या होती है, गिर जाती है। नीचे अगर है तो स्विच ऑफ है घर का, इलेक्ट्रिक सर्किट नहीं, ऊपर रहती है एमसीबी, तो यानी कि करंट बह रहा है। तो एमसीबी ये मेन कहाँ लगाई जाती है हमेशा, बहुत दूर नहीं लगाई जाएगी, मीटर के करीब लगाई जाती है। क्यों, मीटर, मीटर के, ये मीटर है ना, ये मीटर है हम्म तुम्हारे घर का, ये मीटर है, ये मीटर है। तो एमसीबी का जो सर्किट है, एमसीबी वो मीटर के करीब लगाई जाएगी। मीटर से अगर दूर लगा दिया, लो भैया यहाँ दूर लगा दिया, और यहाँ पे कुछ डिवाइस लगी थी, इलेक्ट्रिकल डिवाइस लगी थी, वो मीटर से कनेक्ट होके ये एमसीबी जा रही थी, तो डिवाइस पहले ही फट जाएगी ना, आपकी डिवाइस पहले ही फट हाँ जाएगी, बाद में एमसीबी तक पहुंचेगा। तो क्या होता है, मीटर से ही एमसीबी कलेक्ट होती है, अगर हाई वोल्टेज आया तो पहले ही डाउन हो जाएगी, गिर जाएगी नीचे, जो डिवाइसेस हैं आगे, टीवी, फ्रिज, वॉट एवर, उन तक करंट पहुंच ही नहीं पाएगा, उन तक वोल्टेज पहुंच ही नहीं पाएगा। तो हाई हाई करंट से नहीं फटता कि करंट हाई हो गया, वोल्टेज वोल्टेज हाई हो जाने की वजह से चीजें, डिवाइसेस फट जाती हैं। जो जो इम्पोर्टेंट लग रहा है मुझे कि तुमको नहीं समझ में आएगा, वो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। बाकी स्विच क्या होता है, स्विच भैया करंट को, करंट के फ्लो को रन और स्टॉप करने के लिए होता है, पढ़ लोगी समझ में आ जाएगा। उसमें फ्यूज लगा रहता है जो 2000 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होता है, ये सब देख लेना। अर्थिंग का क्या काम है, particularly used for those appliances which have metallic body,
एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक करंट, रोस्टर, रेफ्रिजरेटर। इट इफ अ फॉल्ट, तुमने बल्ब वो स्विच देखे होंगे जिसमें 3 प्लग्स होते हैं, 2 प्लग्स होते हैं, 2 पिंस होती है, हम्म 3 पिंस होती है। तीसरी पिन किस लिए होती है? तो तीसरी पिन ये अर्थिंग ही होता है। और देखो हर हर स्विच में 3 3 नहीं होता, कुछ 2 में ही लग जाता है। तो ये क्या है कि जो मेटेलिक बॉडी है, जिसकी बॉडी मेटल की है, जैसे टोस्टर हो गया, आयरन हो गया, इनमें इनमें 3 स्विच, हमेशा 3 पिन वाला स्विच मिलेगा। जो स्विच मिलेगा वो 3 पिन वाला होगा। तो एक तो प्लस माइनस होता है, और दूसरा जो होगा वो अर्थिंग होगा, तीसरा। ये अर्थिंग का क्या काम करता है कि भैया इससे जो एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे वो मेटेलिक बॉडी को चार्ज ना करके घर के अंदर जो अर्थिंग की गई है, जमीन के अंदर भेजी गई है, वो करंट उसमें चले जाएंगे। उसे अर्थिंग कहते हैं। इफ अ फॉल्ट कॉजेज करंट लीक, अगर कहीं से करंट लीक हुआ, तार हुआ, टचिंग द मेटल बॉडी कुड रिजल्ट इन सीवियर शॉक। तो आज भी मुझे याद है कि हम लोग के घर में एक आयरन था जिस जो 2 पिन वाला था। क्यों 2 पिन वाला था? असल में था तो वो 3 ही पिन वाला, लेकिन उसका एक्सटेंशन बढ़ा के उसको 2 पिन वाले से जोड़ दिया गया था। अब जब भी मैं वो वाला 2 पिन वाला बोल्ड में लगाती थी, हम्म मेरा हाथ दम कपकपा जाता था। क्यों? क्योंकि जो अर्थिंग लगी नहीं उसमें, जो अर्थिंग होना चाहिए वो है ही नहीं, सिर्फ 2 है। तो अर्थिंग कहाँ आ रही है? इंसान की बॉडी में आ रही है। तो करंट नहीं होता, वो अर्थिंग होती है। हाथ एकदम थर 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 कांपने, थोड़ी देर के लिए हाथ एकदम सुन हो जाता है। करंट करंट क्या होता है? आपको जला देता है, झुलसा देता है करंट जब बॉडी में आता है तो। वो टाइम नहीं होता, बैठे पढ़ा ना रहे होते अगर करंट लग गया होता तो। और कई बार लगता था, जब करते थे तब अर्थिंग लगती थी। बीच में यहाँ पे थोड़ा सा गैप रहता था ना, लूज रहता था, वहां से पकड़ के अगर लगा दिया तो झन 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 कर देता। तो ये अर्थिंग होती है। टू दस दिस वायर प्रोवाइड्स अ सेफ पाथ फॉर द करंट टू पास टू द ग्राउंड। तो भैया हम यहाँ टच करते थे, मेरी उंगली यहाँ पे टच होती थी, वो करंट जो है आके हम हमारे में लग जाता था। लेकिन यही अगर अर्थिंग होती तो करंट कहाँ चला जाता? अर्थिंग में जाके ग्राउंड में चला जाता, और इलेक्ट्रिक शॉक जो लगता था वो मुझे ना लगता। हैजर्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है बेटा, पढ़ लेना, ये सब समझ में आ जाएगा तुम्हें। हम इसमें क्या तुम्हें करें? डायरेक्ट कांटेक्ट मत करिए, गीले कपड़े मत पहनिए, लूज तार नहीं होना चाहिए, प्लग्स, वही सब जो चीजें बताई दी। सेफ्टी इक्विपमेंट्स आप खुद ही से पढ़ सकती हैं। फिर आपका चेक पॉइंट आ जाता है। फिर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, और फिर इलेक्ट्रोस्कोप आ रहा है। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हम एक न्यू क्लास में पढ़ सकते हैं। यहाँ तक आप पढ़िए, नोट्स बनाइए, और एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिसिटी इसको एक नए क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अभी आज के लिए सिर्फ इतना ही। ठीक है, लिख के भेज देती हूँ। फॉर्मूला भी क्यों नहीं लिखती हो? फॉर्मूला और नहीं लिखूंगी कैसे आएगा? तुमको क्यों नहीं आया ये सवाल? क्योंकि तुमको फॉर्मूला नहीं मिला। वॉशरमैन है, वो 6 घंटा काम करता है, कंज्यूम करता है किसी डिवाइस को, और जिसका वाट है, पावर है 450 वाट। तो कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड निकालिए, कितना होगा? तो इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम का फॉर्मूला होता है पावर मल्टीप्लाई टी। फॉर्मूला एक जगह लिखा होता तो आसानी से कर मल्टीप्लाई लेती। टी। अब कितना हो जाएगा? 6 0 6 0 4 4+3 7, 27। तो 2700 वाट और आंसर आ गया। लेकिन कह रहे हैं अपना आंसर आप कब किलो वाट में दीजिए। तो किलो के डब्ल्यू एच में कैसे देते हैं? जो 1 वाट है ना, 1 किलो वाट 1000 WH के बराबर होता है। तो के डब्ल्यू एच में क्या होगा? 2700 में 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा? WH में चेंज हो जाएगा। यही आपका आंसर है। छोटा छोटा क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसको साइंटिफिक फॉर्म में लिख दो। 22.7 10 की पावर 1 2 3 4 5, तो 2.7 10 की पावर 4 करके लिख दो WH। बस ये है न्यूमेरिकल। बाकी और अगर जूल में पावर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जूल में निकालता, तब 2700 को 3.6 10 to power 6 से मल्टीप्लाई करते।
ये होता है। ये न्यूमेरिकल थी। हाँ, सिर्फ यही 5 थी। बाकी सब आ गए, बाकी सबके आंसर भी आ गए। बाकी सबके आंसर्स भी आ गए। व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है? SI यूनिट क्या है रेजिस्टेंस की? सबके फॉर्मूले लिखे होने चाहिए, सबके यूनिट लिखी होनी चाहिए। फॉर्मूला सबका लिखो। फॉर्मूला जैसे कि करंट का फॉर्मूला लिख रही हो, करंट का फॉर्मूले के साथ साथ उसका यूनिट भी लिखो कि उसका यूनिट एम्पियर है। Q अपॉन T अगर लिख रही हो तो ये भी लिखो कि उसका जो यूनिट है वो एम्पियर है। ये चीज एक छोटी सी टेबल 8.2। कौन से वायर कहाँ यूज करते हैं? लाइव, न्यूट्रल, अर्थ। लाइव का मतलब उसमें कलर है, वो करंट चल रही है। अर्थिंग, अर्थ से हो गया। न्यूट्रल जिसमें करंट नहीं है, वोल्ट जीरो है। वोल्टेज इसका 220 होता है। फॉर हाउस ओल्ड कोड था रेड ब्लैक ग्रीन, अर्थिंग का ग्रीन था। अब कलर चेंज हो गया है, तो कहीं पर भी ब्राउन तार दिखे तो उसको छूना नहीं है। हाँ, क्यों? क्योंकि उसमें करंट होगी। येलो तार में अर्थिंग होगी। अब तार देखो बहुत देखने को मिलेगा, येलो कलर का, व्हाइट कलर का तार जमीन के अंदर गया होगा। और लाइट ब्लू कलर न्यूट्रल होगा। Carry current from main supply. Provide the written path for current from appliances to main supply. अगर करंट appliances से वापस आ रहा है तो न्यूट्रल में चला जाएगा। न्यूट्रल में जाके मतलब वहां पर मिनिमाइज हो जाता है करंट। टू प्रोवाइड कनेक्शन टू अर्थ, तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, इसको देखना है। अब यहाँ पे आपको एक स्कीमेटिक शेमेटिक डायग्राम है कि कैसे होम तक आती है बिजली। हमारे घर में, सबके घर में इलेक्ट्रिक पोल होते हैं घर के सामने। हम लोग के हाउस, जो हाउस है वो कनेक्ट होता है, उसका तार कनेक्ट होता है जाके इलेक्ट्रिक पोल से। तो मेन मकसद है कि इलेक्ट्रिक पोल तक पूरे प्रदेश में, पूरे गांव में इलेक्ट्रिक पोल पहुंच जाए। तो घर से तो जो दौड़ाई दिया जाएगा तार, कटिया मार मार के सब जला लेंगे ना। कटिया पहले मार लेते हैं, मीटर नहीं लगाते, इसीलिए लाइट टू अदर रूम्स। क्या है? अच्छा, ये क्या बता रहे हैं? ये पोल है, इलेक्ट्रिक पोल। घर ये है, घर इस तरफ है भाई। लाइव वायर आएगा, न्यूट्रल वायर आएगा, अर्थ वायर आएगा। अब लाइव न्यूट्रल वायर कहाँ कहाँ जाके जुड़ेगा? मेन स्विच से जुड़ जाएगा। अर्थिंग कहाँ कहाँ जाके जुड़ रही है? पहले अर्थिंग का देखिए। एक अर्थिंग तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक मीटर, ये इलेक्ट्रिक मीटर लगा है गेट के पास जो लगा होगा, उससे जमीन में दे दी जाती है अर्थिंग। ये अर्थिंग का निशान होता है, ये अच्छा। अर्थिंग का निशान होता है। जहाँ पे अच्छा। ऐसा सर्किट में मिले इसका मतलब वहां पे अर्थिंग है। फिर अर्थिंग आगे गई, आगे गई, आगे गई, आगे गई, आगे गई टू द अदर रूम्स तक उसके तार को जोड़ दिया जाता है, येलो तार को। ठीक है, तो इधर से आएगी करंट सप्लाई को तो नीचे चली जाएगी, इधर से करंट सप्लाई को तो नीचे चली जाएगी। अर्थिंग हो गया। न्यूट्रल तार का क्या होता है? मीटर से जोड़ा जाता है, फिर मीटर में दूसरा जो स्क्रू होता है मेन उससे स्विच में फिर जाती है। मेन स्विच में, मेन फ्यूज में, एमसीबीज में, मेन या फिर सोर्स में। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स को एमसीबीज कह दिया। फिर S1 S2 वो स्विच अदर 1 रूम्स स्विच चली 2। जाती है। हाँ, ये सॉकेट सब जगह देखो गया है। न्यूट्रल तार कैसे गया है? न्यूट्रल तार यहाँ पहुंचा, फिर इधर पंक्ति में चला गया, इधर गया टू अदर रूम्स। इस तरह से वह पूरा इलेक्ट्रिशियन तुमको बना देगा ये। लाइव वायर है, रेड ब्राउन कलर का, पहले रेड होता था, ब्राउन होने लगा, और इस तरह से करते करते सब जगह टू अदर रूम्स चला गया। ये मैकेनिकल इलेक्ट्रिक मीटर होता था जिसमें अगर मशीन में खराबी हो गई तो मीटर की रीडिंग रुक जाती थी। फिर ये इलेक्ट्रॉनिक मीटर सब जगह मोदी जी ने लगवाया, और अब बहुत अच्छा बिल आता है। ये डिजिटल होता है। ये डिजिटलाइज होता है। ये सब पढ़ा तुमने अपने से, हैजर्ड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? हाँ, रीडिंग किया सिंपल था। रूल्स फॉर सेफ यूज इलेक्ट्रिसिटी। वो फ्यूज और जितना आपने एमसीबी, कल फ्यूज और बोला था एमसीबी रीडिंग एम्पलीफाइड करंट रेटिंग शुड बी यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट। इन केस ऑफ फायर ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट, जब भी इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट लगती है तो उसको पानी से नहीं बुझाया जाता है, उसको गैस से बुझाया जाता है. नेवर यूज वाटर एक्सटिंग्विश इन इट सच सिचुएशन बस स्विच ऑफ द मेन एंड देन यूज ड्राई सैंड टू एक्सटिंग्विश द फायर. या तो बालू डालो या तो फिर गैस से बुझाया जाता है, उसको करंट सप्लाई को रोका जाता है. मेन चीज उसमें ऐसा कुछ किया जाता है कि करंट सप्लाई रुक जाए. Checkpoint 2. In domestic electric circuit, current is supplied from the electric mains through insulated wire. वायर जो लाइव होता है, हाँ, लाइव वायर लाइव वायर से जाती है. Electric fuse is used as dash in an electric circuit. सेफ्टी डिवाइस In domestic electric circuit, all appliances are connected in dash only. पैरेलली पैरेलल सीरीज में नहीं जोड़ते, पैरेलल में जोड़ा जाता है. All appliances are connected parallel. सीरीज में नहीं जोड़ा जाता है. अर्थिंग प्रिवेंट्स टू द पर्सन यूजिंग. सीरीज का मतलब हो गया कि बल्ब को जोड़ा, फिर उसके बाद तार गया, फिर उसने फैन को जोड़ दिया, फिर तार गया, फिर दूसरे बल्ब को जोड़ दिया. तो ऐसे करेंगे तो बहुत ज्यादा तार खर्चा होगा और करंट को ज्यादा ट्रैवल करना होगा. तो इसी को पैरेलल में जोड़ देते हैं कि एक बल्ब ऊपर है, फिर इसे नीचे आके यहाँ पे फैन है, ये पैरेलल हो जाता है. ये सारी चीजें अब पैरेलल और सीरीज पढ़ोगी. Arting prevents shocks to the person using electrical appliances having what? क्या? इलेक्ट्रिक शॉक Electric shocks. Static electricity पढ़ना है. Current electricity which is due to the charges in motion. जो इलेक्ट्रिसिटी अभी तुम पढ़ रही थी वो क्यों होती है? वो इलेक्ट्रॉन्स के मोशन की वजह से होती है. लेकिन कुछ इलेक्ट्रिसिटी, कुछ करंट ऐसे भी होते हैं जो मोशन में नहीं होते, तो उनको क्या बोला जाता है? स्टैटिक. स्टैटिक का मतलब भी होता है रुका हुआ, थमा हुआ, नॉट इन मोशन. डायनेमिक का मतलब होता है जो चार्ज इन मोशन है वो डायनेमिक है. एज एन एग्जाम्पल व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विद सिल्क फाइबर. वही चीजें जो बताई थी, ठंड में अक्सर होता है क्योंकि हम लोग स्वेटर पहने रहते हैं, सिल्क कपड़े पहने रहते हैं और वेलवेट जो होता है वो पहने रहते हैं, तो उसमें चार्जेस ज्यादा होते हैं. एबोनाइट रॉड होता है, एबोनाइट एक काला पत्थर होता है, उसको जब फ्लैनल के कपड़े से वूल से रगड़ा जाता है, वो कुछ पेपर्स को और स्ट्रॉ को उठा लेता है. तो ये सारी जो चीजें हमें मिल रही हैं वो किससे मिल रही है? चार्ज वही पर के हैं लेकिन एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं. चार्ज एंड अनचार्ज बॉडीज चार्जिंग बाय फ्रिक्शन. कैसे? द बॉडी possessing इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड चार्ज बॉडी. यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज इसमें होगा, जो बॉडी अट्रैक्ट कर रही है उसको कहेंगे वो चार्ज बॉडी है. जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होगा उसको कहेंगे अनचार्ज बॉडी है. ऑर्डिनरी बॉडीज आर अनचार्ज. जैसे कि तुम अभी अनचार्ज हो, मैं अनचार्ज हूँ, मैं लैपटॉप को, डिजिटल राइटिंग पैड को, सबको छू रही हूँ, अनचार्ज हूँ. ठीक है, करंट कहीं से जर्क नहीं लग रहा है. लेकिन अभी गई गीला गीला हाथ ले जाकर तार को छू लेंगे तो वो तो चलो इलेक्ट्रिसिटी हो रही है. When a body made of material like glass, ebonite, amber, plastic, rubber, इस कुछ पर्टिकुलर मटेरियल्स में होता है, इज रब्ड जब उसको रगड़ दिया जाता है विथ मटेरियल लाइक दूसरे मटेरियल से, लेकिन जैसे सिल्क, वूल, फर, फेलानेल, फलालेन जिसे बोला जाता है, फलालेन की चादर, इट गेट्स चार्ज और इलेक्ट्रिफाइड. तो उसमें ये नेचुरल है कि उसमें चार्ज आ जाता है. जैसे कि प्लास्टिक की स्केल है, इसको तुम कंबल में रगड़ो, कस के रगड़ो और कागज के कुछ टुकड़ों को उठाओ तो देखो ये उठने लगेगा, कागज जाके इससे चिपकने लगेगा. या अपने बालों में लगाओ तो जो तुम्हारे शॉर्ट हेयर्स होंगे वो उठने लगेंगे, खड़े होने लगेंगे. चार्ज ब्लैंकेट बॉडी में अट्रैक्ट एक बिट्स ऑफ रब पेपर. करके हाँ, अक्सर ठंड में अक्सर देखने को मिलता है कि बाल को जब कॉम्ब करते हैं तो चट 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 आवाज आती है.
तो वो जो चट चट आवाज हम्म होती है वो यही स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हो रहा है। ये सारे आपको एक्टिविटीज बता रहे हैं, ये करना है। ग्लास रॉड, सिल्क क्लोथ, ग्लास रॉड को सिल्क क्लोथ से रगड़ो तो पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करने लगेगा। ये पीस ऑफ पेपर को, दोनों ही पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करने लगेगा। क्यों? क्योंकि इसके कुछ चार्ज इसमें आ जाएंगे, इसके कुछ चार्ज इसमें आ जाएंगे, तो दोनों एक दूसरी चीजों को करने लगेंगे। It means the charge or produce of both glass rod as well as silk cloth when these are rubbed together. दोनों, कभी कभी हो सकता है कि सिर्फ एक ही बॉडी में चार्ज आए, लेकिन कभी कभी हो सकता है कि दोनों बॉडी में चार्ज आ जाए। Electric charges. From a series of simple experiments, one finds that there are two and only two types of electric charge. Benjamin Franklin named two types of charge, positive charge and negative charge. ठीक है, ये तो हम लोग जानते ही हैं इलेक्ट्रॉन के स्ट्रक्चर से भी। According to him, Benjamin Franklin ने क्या कहा? Charge acquired by glass rod when rubbed with silk the cloth is positive. तो glass rod को जो चार्ज मिल रहा है वो पॉजिटिव चार्ज मिल रहा है, ये उसका कहना था। चार्ज रिक्वायर्ड बाय एमोनॉइड रॉड व्हेन रब्ड विद वूल ऑफ लैनल इज नेगेटिव चार्ज, लेकिन वो एमोनॉइड पत्थर से रखा जा रहा है तो वो नेगेटिव चार्ज है। या द नॉमेनक्लेचर जो ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज प्योरली आर्बिट्री। आर्बिट्री मतलब कोई फैक्ट दिया उन्होंने, ऐसे कैसे मान लें? कोई फैक्ट नहीं दिया ना, कोई रीजन नहीं दिया ना, कोई साइंस का एक तरह से क्या है, मिथ ही तो समझेंगे। पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर जस्ट द सिंबल्स एंड दे हैव नो रिलेशन विथ मैथमेटिकल ऑपरेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। However, we still continue to follow the nomenclature followed by Franklin for positive and negative charges. इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन एंड रिपल्सन जानती हो, जब सेम चार्ज मिलेंगे तो अट्रैक्शन होगा, प्लस प्लस मिलेंगे तो अट्रैक्शन, अरे सॉरी, प्लस प्लस किससे मिलेंगे? प्लस जब मिलेंगे तो माइनस से। रिपल्शन होगा। हाँ, और रिपल्सन होगा जब प्लस किससे मिलेगा? माइनस से मिलेगा या माइनस प्लस है। तो अनलाइक चार्जेस में अट्रैक्शन होगा, लाइक चार्जेस में रिपल्सन होगा। अच्छा, ये क्यों होता है? ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की वजह से होता है। अट्रैक्शन क्यों हो रहा है? तो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की वजह फोर्स। से हो रहा है। ठीक, ग्लास रॉड की एक्टिविटी है। ठीक, ये एक्टिविटी 7 इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ना है। बाकी एक्टिविटी वही है कि ग्लास रॉड को सिल्क से किया गया तो उस पर प्लस चार्ज आ गया। अब देखो यहाँ है, ये इंपॉर्टेंट है एक्टिविटी कि चार्ज ऑफ कंडक्टर बाय कंडक्शन। कंडक्शन के थ्रू हम इसको कंडक्शन प्लस उठ के इधर आएगा, फिर इधर आएगा, फिर ऐसे आगे बढ़ता चला जाएगा, कंडक्ट करेगा। एन अनचार्ज मेटल कंडक्टर, अब ये मेटल कंडक्टर, अनचार्ज मेटल कंडक्टर ए को लिया गया है। एंड इंसुलेटिंग इंस्टेंट, आई पे जिसपे रखा है वो एक इंसुलेटेड है, प्लास्टिक का है, ग्लास का है, ऐसा है कुछ स्टैंड। अब ग्लास रॉड, ये ग्लास रॉड ले ली गई है जो चार्ज है, सिल्क क्लोथ ले लिया गया है। क्या करना है, पिक्चर से ही समझ रही होगी तुम कि पहले ये कंडक्टर चार्ज है, अनचार्ज है, एक ग्लास रॉड है जिसको हमने सिल्क क्लोथ में रब कर लिया है। तो ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जो बोला था, हम उसी को थ्योर बेस्ड मानते हुए ये मान रहे हैं कि हाँ ठीक है, ग्लास रॉड में पॉजिटिव चार्ज होंगे। अब हमने ये पॉजिटिव चार्ज ग्लास रॉड कहाँ पे लगाया? अनचार्ज कंडक्टर पे लगाया। तो हमें क्या देखने को मिलता है कि ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ये हाइपोथेसिस है कि इसके भी सतह पर प्लस चार्ज आ जाएंगे। फिर एबोनाइट, जैसे कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था कि एबोनाइट रॉड में क्या होगा, वो नेगेटिव चार्ज हो जाता है। तो हम अनचार्ज ग्लास कंडक्टर में अगर इसको टच कराएंगे तो वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। बस, if you want to have negative charge on conductor A, then take ebonite rod. For rubbing it with flannel, bring it contact with conductor. जो आपको चार्ज चाहिए वैस उसी कपड़े से रब करिए और ग्लास रॉड को मेटल कंडक्टर पे लगा दीजिए। यह है टू चार्ज अ कंडक्टर बाय कंडक्शन।
कंडक्शन चार्जिंग बाय इंडक्शन, इंडक्शन इंड्यूस करके क्या, द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग अनचार्ज कंडक्टर बाय ब्रिंगिंग अ चार्ज बॉडी नियर इट। टच नहीं कर रहे हैं, ऊपर वाले में भी क्या कर रहे थे, यहाँ वाले में टच करा रहे थे। कंडक्शन में बॉडी टच होती है, इंडक्शन में क्या होगा, इंडक्शन में नियर बाई रखी जाएगी, टच नहीं होगी। तरीका बिल्कुल वही है, इंसुलेटेड सारी चीजें ले लेंगे और इंसुलेटर लेने के बाद क्या करना है, उसको उसके एटमॉस्फेयर में रखना है। तो जिस साइड रखेंगे, अगर ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है, तो लेफ्ट साइड रखा है तो लेफ्ट साइड में क्या चार्ज हो जाएगा, माइनस। माइनस को जब हम इंड्यूस कराएंगे, जब हम इंडक्शन कराएंगे, तो चूंकि एबोनाइट रॉड नेगेटिव चार्ज होता है, तो नेगेटिव की तरफ कौन सा चार्ज अट्रैक्ट होगा, प्लस पॉजिटिव चार्ज। तो मेटल कंडक्टर वाला का इस तरफ पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव क्लाउड बन जाएगा और इस तरफ सारा नेगेटिव क्लाउड बन जाएगा। और यही चीज अगर हम ग्लास रॉड के साथ करते हैं, ये एबोनॉइड रॉड है, ये क्या किया है, इधर हमने प्लस करा ए बी सी, अच्छा इधर प्लस आ गया, फिर इधर आ गए, फिर इधर भी टच कराया, क्या करा, आप क्या रहे हैं, अच्छा कंडक्टर को अगर नेगेटिव चार्ज कराना है तो ग्लास रॉड यूज करेंगे, वही चीज। अगर हम यहाँ पे ग्लास रॉड ले लेंगे तो ग्लास रॉड में पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, जिसकी वजह से नेगेटिव क्लाउड इधर बन जाएगा। तो इंडक्शन में क्या हो रहा है कि अपोजिट चार्ज इंड्यूस्ड हो रहा है, लेकिन लेकिन कंडक्शन में क्या हो रहा है, सेम चार्ज आ रहा है। इस चीज को याद रखना, बोलो इस चीज को बोलो, कंडक्शन में क्या हो रहा है, अपोजिट चार्ज नहीं आ रहे, सेम चार्ज आ रहे कंडक्शन हैं, और में इंडक्शन में अपोजिट चार्ज आ रहे हैं। इंडक्शन में ऑपोजिट चार्ज और इंडक्शन में नेगेटिव चार्ज। अपोजिट चार्ज, कंडक्शन कंडक्शन के थ्रू क्या है, एक्चुअल कांटेक्ट होगा, लेकिन इंडक्शन में क्या होगा, कांटेक्ट नेवर ब्राउट इन कांटेक्ट, कांटेक्ट नहीं होगा, सिर्फ नियर बाय रखा जाएगा। ठीक, फिर जो चार्ज बॉडी है, एक्चुअली एक्चुअली इसमें चार्ज ट्रांसफर होता है, ठीक है। अगर हम प्लस चार्ज लिए हुए हैं तो कंडक्टर प्लस चार्ज हो जाएगा, ग्लास रॉड लेंगे, ग्लास रॉड के लिए पॉजिटिव है, एमोनाइट रॉड के लिए नेगेटिव है। तो जो सी रॉड लेंगे कंडक्टर भी वही रॉड चार्ज देगा, लेकिन इसमें एक्चुअल ट्रांसफर नहीं होता बल्कि अट्रैक्शन होता है, इंड्यूस्ड होता है चार्ज, इंड्यूस ऑन द कंडक्टर। चार्ज प्रोड्यूस ऑफ द कंडक्टर सेम सेम होता है। अगर हमने ग्लास लिया है, पॉजिटिव लिया है, तो कंडक्टर पे बस करो, नहीं करो, एक बार काट दिया ना उन्होंने, प्लस होगा। और अगर यहाँ पे हमने प्लस चार्ज लिया है तो कंडक्टर पे नेगेटिव चार्ज आएगा, अपोजिट चार्ज आता है। और डायग्राम बना देना, ठीक है। ये जो ऊपर डायग्राम बनाया ना, दोनों का डायग्राम, डायग्राम कैसे बनेगा, कंडक्टर लिया और हमने यहाँ पे ग्लास रॉड ले ली, ग्लास रॉड कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो कंडक्टर पे भी कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पर हमने अगर ग्लास रॉड ली, ग्लास रॉड पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, तो कंडक्टर पे कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। और अगर हम एबोनाइट की छड़ ले लेंगे, एबोनाइट एबोनाइट ले लेंगे, एबोनाइट पे क्या है चार्ज, नेगेटिव, तो कंडक्टर पे कैसा नेगेटिव। चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। लाइक चार्जेस रिपल but unlike charges attract, But unlike charges attract. dash is the Repulsion is the shortest shortest of elect कौन सा, repulsion attract, repulsion, और इलेक्ट्रिसिटी का रिपल्सन, मैग्निफिकेशन का भी शॉर्टेस्ट रिपल्सन ही होता है। रिपल करेगा तब ये होगा कि हाँ, अट्रैक्ट रिपल। चार्ज acquired by ebonite rod when rubbed with coal is negative. What is charging by नेगेटिव। conduction? अभी आपने पढ़ा चार्जिंग बाय कंडक्शन क्या है,
The charged body is brought in actual content of the conductor to be charged. It is actually transferred, and the charge of conductor is same as the taken body. What is the nature of charge developed on a glass rod when it is positive charge? अब When a electron glass rod is rubbed with silk, the glass rod lose electricity to the silk through uh, through positive charge. बस पॉजिटिव चार्ज आंसर होगा पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है इलेक्ट्रोस्कोप माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप अच्छा माइक्रोस्कोप का क्या काम होता है माइक्रोस्कोप माइक्रोस्कोप यूज होता है फॉर विजन को बड़ा कर देता है बिग विजन देता है चेकिंग और टेलीस्कोप क्या कोई भी करता है फिगर को विजन बिग को कर स्मॉल देता कर है। देता है स्मॉल इमेज ये बना के स्कोप देता है कौन चांद सी है? वगैरह की सोलर सिस्टम हाँ को देखने फार के लिए ऑब्जेक्ट को देखने के लिए यूज होता होता है माइक्रोस्कोप फार क्या माइक्रोस्कोप बहुत ही छोटे छोटे स्मॉल ऑब्जेक्ट्स के लिए होता है उसको बिग करके दिखाता है कंसंट्रेट करता है है। माइक्रोस्कोप से हम लोग के हैंड्स के पोर्स दिख सकते हैं। हाँ देख सकते हैं कंसंट्रेट करता है रेस को कंसंट्रेट कन्वर्ज करता है कन्वर्जिंग लेंस पढ़ा है डायवर्जिंग लेंस पढ़ा है चलो तो ये उससे रिलेटेड नहीं ना ये लेंस हो गया ये इलेक्ट्रोस्कोप अच्छा है ये एक ऐसी डिवाइस होती है ये एक ऐसी डिवाइस होती है जो डिटेक्ट करती है कि कोई बॉडी चार्ज है या नहीं है मोरओवर इट हेल्प अस टू फाइंड द नेचर ऑफ चार्ज टू यहाँ तक ये भी बताती है कि प्लस चार्ज है कि माइनस चार्ज है अ सिंपल गोल्ड लीफ जो आपके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट आपने पढ़े होंगे गोल्ड स्मिथ ने किए थे इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन का वहां यूज किया था इलेक्ट्रोस्कोप इज कॉमनली यूज इन लैबोरेटरीज फॉर दिस पर्पस चार्ज बॉडी को देखा जाता है ये स्टोरी ऑफ फोम है पिथ बॉल रिजिड स्टैंड है सिल्क थ्रेड है ये आपकी है टू मेक एन improvised electroscope and show it working अब पिथ बॉल इलेक्ट्रोस्कोप की तरह काम करेगा सिल्क थ्रेड है इसमें simplest type of electroscope to prepare electroscope you should take a small size of pith ball alternate you may take a light or small styrofoam foam ball जो होती है सिमली वाली क्या होता है वो दबा जो प्रेस करने वाली होती है सस्पेंडेड फ्रॉम अ rigid stand using a silk thread okay bring a charge rod near the styrofoam ball the ball is attracted towards the charge rod अगर attract होगी however if the rod is uncharged then the ball remains stationary and does not show any attraction towards the rod तो तुमको पता है ना कि अगर तुम ग्लास रॉड को सिल्क के कपड़े से रगड़ दो रब कर दो तो उसपे कौन सा चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा अभी पढ़ा है होती रहती हो क्या तुम लोग ग्लास रॉड को सिल्क फाइबर से रगड़ दे तो पॉजिटिव चार्ज आता है पॉजिटिव चार्ज आधे पॉजिटिव घंटे से चार्ज यही पढ़ती चली जा रही है तो समझ में नहीं आ रहा है और एबोनाइट को अगर फेनेल से रगड़ दो रब कर दो तो वो नेगेटिव हो जाता है ये तुम्हें पता है कि ग्लास पॉजिटिव है एबोनाइट नेगेटिव है अब सपोज कि ग्लास रॉड तुम इस बॉल के पास लाई तो ग्लास पॉजिटिव है ना तो हाँ अगर ये इसके तरफ अट्रैक्ट करता है नियर बाई लाई और ये बॉल ग्लास रॉड की तरफ अट्रैक्ट करता है खींचता है तो इसका मतलब कि ग्लास बॉल में कौन सा चार्ज है नेगेटिव और अगर ग्लास रॉड से पीछे जाता है तो इसका मतलब इसमें कौन सा चार्ज है पॉजिटिव पॉजिटिव क्योंकि सेम चार्ज रिपल करते हैं यही जो हमने अभी आपको बताया ये एक्टिविटी में दे दिया जस्ट रीड इट गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप इस तरह का होता है मेटल डिस्क यहाँ पे लगी होती है ये इंसुलेटर रॉड होता है प्लग ग्लास केस में होता है ब्रास रॉड अंदर लगा होता है गोल्ड की लीव्स पत्तियां लगी होती हैं और इधर इधर मेटल की फॉइल लगी होती है कैसे काम करता है देखो
Gold leaf electrode consists of metal, ठीक है, surrounds in a glass case. At the time of using electroscope, we connect the metal foil to the earth. अच्छा, ये जो metal foil बाहर की तरफ लगी होती है ना, इसको कहाँ से जोड़ देते हैं? अर्थिंग से। इसको अर्थिंग से जोड़ देते हैं। सुनो, इधर इधर आओ। अर्थ से जोड़ देते हैं। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप इज ए वेरी sensitive device used to detect charge and find the kind of charge. Uses of electroscope, ठीक है, तो इसको अर्थिंग से जोड़ के कैसे किया, कैसे जाता है? The glass case protect the gold leaves, okay. Use and detect charge to detect whether a given body charge perform the following activity. अच्छा, तो मेटल चार्ज बॉडी को, जो भी बॉडी है, जो भी ऑब्जेक्ट है जिसको डिटेक्ट करना है चार्ज है कि नहीं, उसको इससे टच कराया जाता है। टच कराया जाता है। टच कराया जाता है, तो अगर अनचार्ज बॉडी है, उसमें कोई भी चार्ज अगर नहीं है, नो इफेक्ट ऑन लीव्स, कोई इफेक्ट नहीं होता। लेकिन अगर चार्ज बॉडी है तो लीव्स जो है वो बाहर की तरफ, जैसे ये है ना, इस तरफ, इस वक्त वी बना लेती हैं, बाहर के दोनों लीव्स बाहर की तरफ चली जाती हैं चार्ज बॉडी में। ब्रिंग कांटेक्ट विद ब्रास कैप के जब कांटेक्ट में आती हैं तो ऐसा होता है। डाइवर्ज लीव्स, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। व्हाट डज डाइवर्ज गोल्ड लीव शोज? व्हाट डज डाइवर्ज gold leaves shows? It shows the presence of charge on a body, कि बॉडी चार्ज है। नो इफेक्ट होगा तो नो चार्ज। अनचार्ज इलेक्ट्रोस्कोप से चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप। अच्छा, फिर इसी में हम, ये एक अनचार्ज इलेक्ट्रोस्कोप है, जब भी अभी ऊपर पढ़ा तुमने, वो एक अनचार्ज इलेक्ट्रोस्कोप था। इलेक्ट्रोस्कोप कैन बी यूज्ड टू डिफरेंशिएट बिटवीन अ कंडक्टर एंड इंसुलेटर, ठीक है। जो चीजें चार्ज नहीं होंगी उनको इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में फर्क कराएगा। कैसे फर्क कराएगा? देखो कि जो भी कंडक्टर है वो क्या होगा, अगर उसमें करंट, उसमें चार्ज बॉडी होगी तो उसको अट्रैक्ट करेगा। तो करते क्या है कि हाँ। ये चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप है जो कि प्लस चार्ज है। अब इस प्लस चार्ज बॉडी को, बॉडी इज कंडक्टर, बी बॉडी, कोई बॉडी है यहाँ पे, बॉडी टू बी टेस्टेड, वो कंडक्टर है। बॉडी इज कंडक्टर टू बॉडी बॉडी टू बी कंडक्टर है। टेस्टेड, ये लगा दिया गया है। फिर बॉडी इज इंसुलेटर, अगर बॉडी इंसुलेटर, अगर बॉडी कंडक्टर है, कंडक्टर बॉडी को कर करना है। देखिए ये अनचार्ज है, ये चार्ज है। ये कौन सी बॉडी इज कंडक्टर? अगर बॉडी कंडक्टर, कंडक्टर को डिटेक्ट करना है तो ये वाला लेंगे, ये दोनों एक ही है। और बॉडी अगर इंसुलेटर है तो ये वाला लेंगे, उसमें सिर्फ एक चार्ज रहेगा, एक अनचार्ज रहेगा। तो जब कंडक्टर बॉडी को यूज करते हैं तो क्या बता रहे हैं इसी में, इफ द बॉडी इज कंडक्टर देन इट विल ड्रॉ सम चार्ज फ्रॉम इलेक्ट्रोस्कोप बी एंड सब्सिक्वेंटली ट्रांसफर इट टू इलेक्ट्रोस्कोप ए। एज अ रिजल्ट द लीव्स ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप ए शुड आल्सो शो डाइवर्जेंस, ठीक है। अभी तुमने पढ़ा ना कि जब चार्ज बॉडी होगी तो क्या होगा, V बन जाएगा, डाइवर्ज V बन जाएगा, तो दोनों में डाइवर्ज हो रहा है। इसका मतलब कि ये जो कंडक्टर लगाया गया, कुछ चार्ज कंडक्टर से इसमें आ गए, कुछ चार्ज कंडक्टर से इसमें आ गए, जिसके वजह से लीव्स में डाइवर्जन आ गया। लेकिन जब हम इंसुलेटर को चेक करेंगे तो इंसुलेटर में क्या होगा, इफ द गिवन बॉडी इज इंसुलेटर देन लीव्स ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप, अगर कंडक्टर है तो दोनों को चार्ज देगा, नीचे इधर भी इधर भी। लेकिन अगर इंसुलेटेड बॉडी है तो हो सकता है दोनों ही को चार्ज ना दे, या हो सकता है किसी एक को चार्ज दे दे।
फिर नेचर ऑफ चार्ज प्रेजेंट, नेचर ऑफ चार्ज प्रेजेंट, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप कैसे पॉजिटिव चार्ज करेंगे? हम जानते हैं कि ग्लास रॉड है, अगर ग्लास रॉड है तो पॉजिटिव चार्ज है। लीव्स स्प्रेड वाइडर मींस बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज। अगर लीव्स बहुत ज्यादा फैली हुई है, ब्रॉड वी बन रहा है, तो यानी कि उसमें पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन ब्रॉड नहीं है, थोड़ी सी सिकुड़ रही है, तो इसका मतलब है कि उसमें जो बॉडी है, टेस्टेड बॉडी जो है, वो नेगेटिव चार्ज है। तो ये समझना पड़ेगा कि जब चार्ज होगी तो डाइवर्ज होगी, पॉजिटिवली चार्ज होगी तो मोर डाइवर्ज होगी, और नेगेटिवली चार्ज होगी तो लेस डाइवर्ज होगी। और कहाँ टच करना है? ब्रास कैप। ब्रास कैप में जब बॉडी को टच कराया जाएगा तब ये चीज होगी। एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है? बेंजामिन फ्रैंकलिन, जो कि वो पतंग उड़ा रहे थे और उनकी जो थ्रेड थी वो लोहे की थी, पतंग का मांझा जो था, और उसमें उन्होंने जब चाबी बांधी तो फिर क्या हुआ, उनके हाथ में चिंगारी आई। यही कहानी है। लाइटिंग इज अ ह्यूज इलेक्ट्रिक स्पार्क टेकिंग प्लेस, जो बिजली गिरती है। क्लाउड्स व्हेन द मॉइस्चर कंटेनिंग द क्लाउड्स बिकम्स लार्ज, क्लाउड्स में मॉइस्चर होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज प्रेजेंट एंड स्टोर्ड इन क्लाउड इज कॉमनली कॉल्ड एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिसिटी। देखो, हर हर बॉडी अपने में न्यूट्रल होती है, इंसुलेटर होती है, लेकिन हम जब उसको रब करते हैं तो रब करने से क्या होता है, हमारे अंदर का जो चार्ज है वो उसमें चार्ज ट्रांसफर हो जाता है। वो कंडक्शन की वजह से होता है, और कुछ क्या होता है, इंडक्शन की वजह से भी होता है। True nature of lighting was explained by American scientist Benjamin Franklin in 1752 on the basis of his kite and key experiment. कहानी ये पूरी पढ़ लो। He bowed his knuckles near the lower end of the key, but nothing happened. However, when it started raining, he again bowed the knuckles near the lower of the key. This time he observed some sparks. कि जब मौसम सूखा था और उन्होंने जब की के छल्ले को उसमें छुलाया, तार में, लोहे के तार में, मेटल के तार में, मौसम सूखा था तो कोई बिजली नहीं महसूस हुई, कोई करंट नहीं महसूस हुआ आयरन वायर में। लेकिन जैसे ही बारिश शुरू हुई और तब उन्होंने छुलाया तो उनको क्या होने लगा, स्पार्क्स, कुछ चिंगारियां आने लगी। तो बेटा जितना हाईलाइट कर देते हैं, जितना अंडरलाइन कर देते हैं, आपको भी उतना अंडरलाइन कर लेना है, क्योंकि वही चीज इंपॉर्टेंट है। बाकी पढ़ेगी तो आप खुद से बैठ के पूरा। It was because क्यों हुआ था कि that silk thread allowed electricity to follow from the cloud to the key and then the knuckles. Finally, the electric charge could pass to the earth through his body. तो क्या होता है चार्ज, हमें करंट क्यों महसूस होता है, क्यों, मतलब वो झुलस क्यों नहीं गए? क्यों भाई, बिजली पूरी उन्हीं के ऊपर नहीं गिर गई थी, क्यों? क्योंकि वो जमीन में खड़े थे, तो जो भी करंट था वो अर्थिंग में चला गया। फ्रैंकलिन was lucky that his was not electrocuted. वो उनको बिजली नहीं लगी, वो जले नहीं, वो लकी थे। लेकिन हो सकता है कि कोई बच्चा अगर ये पढ़ के पैराग्राफ और इस चीज को आजमाए कि चलो बारिश होने वाली है, मौसम में थोड़ा हल्की फुल्की नमी है और क्लाउड में थोड़ी है, और हम पतंग उड़ाएं और उसमें लोहे के तार बांधें और उसमें फला फला चीजें करें। अब तो टेक्नोलॉजी और बढ़ गई है, आजकल एलईडी बांध के लोग पतंग उड़ाते हैं। तो हो सकता है कि बिजली लगे और इतनी तेज बिजली लगे कि वो बर्तन जल के राख हो जाए। ठीक, इसलिए कहते हैं कि जब आप ऐसी जगह पे हो, किसी पार्क में जहाँ पे इलेक्ट्रिक का तार गिर गया हो पानी में, तो आपको अपने जगह पे खड़े रहना है। क्यों? क्योंकि आप जैसे ही मूव करोगे आपको करंट लग जाएगा। क्योंकि करंट का मतलब क्या है, मूविंग ना, मोशन ऑफ करंट, मोशन ऑफ पार्टिकल, मोशन ऑफ चार्ज। तो मोशन नहीं है तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है, उससे इतना खतरा नहीं है। लेकिन जैसे ही मोशन होगा तो आपको खड़े रहना है। उसके बहुत सेफ्टी डिवाइसेस होते हैं कि आपको जब तक मदद नहीं मिले आपको, आप वहीं खड़े रहें, उसी घेरे में खड़े रहें। हो सकता है कि जहाँ पे तार गिरा हो उसका असर वहां तक नहीं हो जिस घेरे में आप खड़े हैं। तो उनको नहीं लगा था, वो लकी थे।
लेकिन ये एक्सपेरिमेंट करना हर बच्चे के लिए जरूरी नहीं है, हो सकता है कि नुकसान हो। हाउ इज लाइटनिंग कॉज, ये जो बिजली चमकती गिरती दिखाई देती है कि कभी खेत में गिर गई, कभी पेड़ जल गया, पेड़ के नीचे खड़ी थी गाय तो जल गई, बकरी खड़ी थी तो जल गई, ये सारी चीजें सुनाई दी, घर पे गिर गई, गुम्बद पे गिरी तो गुम्बद टूट गया, बहुत सारी चीजें ऐसी होती ना। कुछ साल पहले बहुत ज्यादा ऐसे तूफान नहीं आते थे, बहुत ज्यादा बिजली के साथ बारिश हुई थी और बहुत जगह के गुम्बद टूट गए थे, गुम्बद गुम्बद मीनार क्यों टूट गए थे, क्यों? क्योंकि वहां पे जो भी गुम्बद है या जो भी मीनार है वो बहुत ही लॉन्गेस्ट बिल्डिंग होती है, लॉन्गेस्ट बिल्डिंग पे बहुत ज्यादा गिरती है, तो उस पे क्या किया जाता है कि एक तो मेटल मेटल रॉड लगा दी जाती है, ये मेटल रॉड लगा दी जाती है। ये क्या करती है, जो भी बिजली है वो इससे अट्रैक्ट होगी और जो भी है वो अर्थिंग में चली जाएगी, इसमें चली जाएगी, बिल्डिंग पे नहीं गिरेगी। तो है क्या, ये देखो लाइटनिंग कैसे होती है। क्लाउड्स गेट चार्ज when water and ice particle move rapidly inside the clouds, पानी भी तेज हवा में चल रहा है, क्लाउड भी चल रहा है। as the particle move they become positively charged, as the particle move they become as the particles move, they become positively charged and separate. It is observed that the positively charged particles move the upper part of the cloud and negative charge particle rest at the lower part of the cloud. Thus, bottom of the cloud becomes negative charge. तो कह रहे हैं कि अगर ये क्लाउड है, क्लाउड में ऊपर ऊपर की तरफ आपका प्लस चार्ज रहता है, नीचे नीचे की तरफ आपका माइनस चार्ज रहता है। Thus, bottom of the cloud's negative charge. When the negative charge of the bottom parts of cloud becomes too large, जब भी बहुत ज्यादा कंडेंस होने लगते हैं चार्ज, it overcomes the air's resistance to flow of electricity through it and lightning take place. तो जब चार्ज पार्टिकल, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल ज्यादा हो जाते हैं नीचे की तरफ, चार्ज पार्टिकल होने की वजह से जब हवा इसमें से होके जाती है तो चिंगारी, बहुत बड़ी तादाद में चिंगारी स्पार्क्स पैदा करती है, वही लाइटनिंग होता है। Air's resistance to flow, but energy involved in lightning is extraordinarily large. Lightning lasts only for a fraction for a second, but energy, मतलब जो हमको बिजली चमकते हुए दिखाई देती है वो बहुत ही सेकंड के लिए होती है, कम सेकंड के लिए होती है, लेकिन उसमें जो एनर्जी होती है वो इतनी एनर्जी होती है कि पूरे पूरे बिल्डिंग्स को, पूरे पूरे पेड़ को जला दे। द हीट ऑफ लाइटनिंग कॉज थंडर, आवाज भी हो सकती है। as the hot electric charges discharge pass through the air, they heat up the air, the suddenly heated air expands quickly, cause a long noise of thunder. तो एक तो ये चीज है कि बिजली की जो चमक होती है वो क्यों होती है कि भाई आपका जो बादल है उसमें डेंसिटी बढ़ गई नेगेटिव चार्ज की नीचे की तरफ, अब जब हवा है, हवा रहेगी ही, हवा जब उससे मूव करेगी तो उसको हिंड्रेंस होगा, वो हिंड्रेंस में फोर्स लगाएगी और वो फोर्स किस में चेंज हो जाएगा, लाइटनिंग एनर्जी में, जो बिजली चमकती हुई दिखाई देती है। ओके, ओके। फिर दूसरी चीज है कि थंडर क्यों सुनाई देता है, आवाज जैसे कि गड़गड़ाहट की आवाज क्यों सुनाई देती है, तो गड़गड़ाहट की आवाज ये सुनाई देती है जैसे ही बिजली चमकी, यहाँ पे लाइटनिंग हुई तो लाइटनिंग की वजह से एनर्जी इवॉल्व हुई, एनर्जी इवॉल्व हुई तो जो गर्म थी, गर्म हवा, वार्म हवा हमेशा ऊपर की तरफ उठती है, वार्म एयर, नोट कर लो, वार्म एयर हमेशा ऊपर की तरफ उठेगी, तो वार्म एयर जो हो गई वो ऊपर की तरफ जब गई तो यहाँ पे जो नेगेटिव एयर थी पॉजिटिव एयर से मिलकर, सॉरी नेगेटिव पॉजिटिव नहीं, हॉट एयर कोल्ड एयर से मिलकर गड़गड़ाहट पैदा कर देती है। ठीक है, इससे तो वो नॉइज हमको गड़गड़ाहट की सुनाई देती है। तो ऐसा कभी कम गड़गड़ाहट सुनाई देती है, कभी तेज गड़गड़ाहट सुनाई देती है, तो गड़गड़ाहट की आवाज जितनी ज्यादा होगी उसका मतलब कि बिजली में एनर्जी भी उतनी ज्यादा थी, चार्ज भी उतने ज्यादा थे। लाइटनिंग कैन बी डेंजरस, वेजिटेशन को खराब कर देती है, कंबस्टाइल मटेरियल, जो जलने वाले मटेरियल उनको जला देती है, कभी कभी आदमियों पे भी गिर सकती है, पूरी बॉडी को जला सकती है, एनिमल्स को जला सकती है। लाइटनिंग इज यूजफुल टू, क्यों यूजफुल है, अच्छा फॉर्मेशन ऑफ नेचुरल ट्यूब है कि फॉर्मेशन ऑफ ओजोन फ्रॉम एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, भाई आपको ऑक्सीजन है
ऑक्सीजन में जब हम इलेक्ट्रिसिटी करंट फ्लो कराते हैं, इलेक्ट्रीफाई कराते हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन होता है, तब जाके ऑक्सीजन टूटता है और ओजोन बनाता है। तो ओजोन ओजोन एक गैस है ना, ऑक्सीजन, ओजोन ही हमें ओजोन यूवी, गैस अल्ट्रावायलेट बीटा रे से, अल्फा रे से, यूवी रे से हमको बचाती है। तो जो ऑक्सीजन प्रेजेंस है उनको इलेक्ट्रिफाई करके क्या बनाती है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन बचाती है और ओजोन बनाती है। ठीक है। लाइटिंग हेल्पफुल कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन आल्सो, जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है उस कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजन कंपाउंड्स पे जब इलेक्ट्रिफिकेशन होता है तो वो सिंपलेस्ट फॉर्म में तब्दील हो जाती है, सिंपलेस्ट नाइट्रोजन कंपाउंड में तब्दील हो जाते हैं, जिससे वो सॉइल में अच्छे से एब्जॉर्ब हो पाते हैं। एब्जॉर्प्शन अच्छा हो जाता है, जिसकी वजह से प्लांट की ग्रोथ होती है। यही वजह है कि बारिश के बाद पेड़ बिल्कुल हरे भरे खूबसूरत दिखाई देते हैं। कार्बोनिक एसिड भी गिरता है बारिश के साथ, कार्बोनिक एसिड गिरता है, वो भी एक वजह है। कार्बोनिक एसिड एक ऐसा एसिड है जो इनऑर्गेनिक है, कार्बन होने के बावजूद भी इनऑर्गेनिक है। ठीक। Precautions during thunderstorm, क्या है? You should avoid standing all the tall trees near tall buildings. Yes. टॉल क्लास ट्रीज और फर्स्ट टॉल इंग्लिश बिल्डिंग्स रीडर के में पास कहानी नहीं थी खड़ा होना मेरी चाहिए। बेटी की बुक में कि जॉय था, जॉय स्कूल से आ रहा था, बारिश हुई, उसके साथ उसका एक पपी भी था, और बारिश हो रही तो वो खड़ा हो गया पेड़ के नीचे। तो उसने कहा मम्मा पेड़ के नीचे जब बारिश होगी तो मैं भी खड़ी हो जाएंगी। तो फिर मैंने उसको बताया नहीं भाई, जब बारिश होती है और खासकर कि जो बड़े बड़े पेड़ हैं उनके नीचे तो हरगिज नहीं खड़े होना है, क्योंकि जो उनकी लीव्स होती हैं, एक तो पेड़ बड़ा बड़ा, इतना बड़ा बड़ा पेड़ की क्लाउड्स की पहुंच में है, टॉल है, बहुत टॉल है, और उसकी जो लीव्स होती हैं कोनिकल होती हैं, पॉइंटेड होती है। ये पॉइंटेड इलेक्ट्रिसिटी होती को है। अपने अंदर अट्रैक्ट कर लेती हैं, वो इसकी पॉइंटेड चीजों पे गिरती है तो वो अट्रैक्ट कर पॉइंटेड लेती चीज हैं। से ज्यादा अट्रैक्ट होता है। हाँ, तो वहां नहीं खड़े होना चाहिए कभी भी, टॉल बिल्डिंग्स और टॉल ट्रीज के पास नहीं होना चाहिए। ट्राई टू अवॉइड कांटेक्ट विद मेटालिक बॉडीज, पोल्स को नहीं छूना चाहिए। अवॉइड कांटेक्ट विद रनिंग वाटर, देखा पानी रुका हुआ है तो रनिंग करंट नहीं वाटर। सप्लाई करेगा, लेकिन मूव करेगा, जहां मोशन होगा वहां करंट फ्लो कर जाएगा। अनप्लग ऑन इलेक्ट्रिक डिवाइसेस, अगर टॉल बिल्डिंग्स है तो भाई टीवी वगैरह को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इसमें एंटीनाज होते हैं। टीवी से तो नहीं आ सकती है लेकिन अर्थिंग के थ्रू हो सकता है। इफ यू आर इन ऑटोमोबाइल्स टाइम ऑफ सडन थंडरस्टॉर्म देन रिमेन इनसाइड द ऑटोमोबाइल्स एंड शट इट्स डोर्स एंड विंडोज। अच्छा, जो उसकी बताया था कि मेहराब के ऊपर एक रॉड, मेटालिक रॉड होती है, वो क्या है, उसे कहते हैं लाइटनिंग कंडक्टर। अब ये जो लीव्स होती हैं वो भी लाइटिंग लाइटनिंग कंडक्टर। कंडक्टर का ही काम करती हैं। कैसे, ये देख लो। लाइटनिंग कंडक्टर सेफ्टी डिवाइस है इंस्टॉल्ड ऑन टॉल बिल्डिंग्स एज टू प्रोटेक्ट द बिल्डिंग फ्रॉम डैमेज बाय पॉसिबल लाइटनिंग। होता क्या है कि इंड्यूस चार्ज ऑन द स्पाइक्स, ये क्लाउड है, पॉजिटिव चार्ज है, नीचे नेगेटिव चार्ज है, जिसके स्पाइक्स निकले हैं, नोक्स निकले हैं, कॉपर स्ट्रिप होती है, वो पॉजिटिव चार्ज होती है। और ये पूरा अंदर यहाँ से नीचे भेजा जाता है, कॉपर प्लेट बरीड डीप इनसाइड द सॉइल ग्राउंड। तो अर्थिंग जो भी नेगेटिव हो गया वो नीचे चला गया, तो ये पॉजिटिव चार्ज हो गई। अब ये पॉजिटिव चार्ज है तो बिजली गिरेगी, तो बिजली नेगेटिव चार्ज से होती है ना, तो नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करके न्यूट्रल कर देगा, तो खतरा ज्यादा नहीं हो पाएगा। यही चीज पूरा बताएं। Lightning conductor minimize the possibility of lightning neutralizing the negative charge on the clouds with the reduce positive charge develop on the spikes. If somehow lightning takes place, even now, the lightning conductor provides a safe path for electrical discharge to flow down the earth. और जो भी चार्ज करंट होता है उसको अर्थ में ले जाती है, अर्थिंग में ले जाती है। मेटल प्लेट होती है which bury deep inside the wet soil so as to ensure good conductivity between the metal plate and earth. और देखिए यही चीज पत्तियों के साथ भी रहता है। पत्तियां पत्तियां स्टेम से रहती हैं, और स्टेम कहाँ, सॉइल में होता है। ठीक।
तो टॉल बिल्डिंग्स पे लगाया जाता है ताकि इधर उधर ना गिरकर वो स्पाइक्स पे गिरे, और चूंकि पत्तियों की लीव्स भी स्पाइक्स की तरह होती है, तो इलेक्ट्रिसिटी इसके नीचे जाकर पेड़ हिलता गिरता रहता है, तो करंट फ्लो की पॉसिबिलिटी रहती है। Potential difference between upper part of atmosphere and the earth is as high as about, देख लो 4 लाख वोल्ट होता है। एटमॉस्फेयर में जो वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस, वो इतना होता है। थंडरस्टॉर्म एंड lightning occurring all over the globe on an average pump about 1800 coulombs of electric charge per second in the earth as whole। 1800 कूलम चार्ज पार्टिकल्स मतलब क्लाउड में रहते हैं। 1800 कूलम, कूलम में है कूलम से चार्ज, क्यू चार्ज को, चार्ज की मेजरमेंट कह रहे हैं कि चार्ज पर सेकेंड इनटू द अर्थ एज अ होल, पूरी अर्थ में जो चार्ज पार्टिकल मूव कर रहे हैं वो 1800 कूलम्स, 1800 कूलम्स के चार्ज एक सेकेंड में मूव कर रहे हैं पूरे अर्थ में। तो ह्यूज इलेक्ट्रिसिटी इन एटमॉस्फेयर है। एंड दैट कैन बी यूज्ड टू डिटेक्ट अ चार्ज, क्या है? इलेक्ट्रोस्कोप, इलेक्ट्रोस्कोप। When a gold leaf electrode connected to a charged body, its leaves diverge, dash is a huge spark taking place among the cloud when their moisture content is large. lightning, ठीक है, अब पूरा चैप्टर करिए, खत्म, यहीं तक भेजा था। ठीक, यही था क्या? पिथ बॉल यूज किया जाता है। विच इलेक्ट्रोस्कोप, पिथ बॉल। व्हाट इज एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिसिटी, चार्ज पार्टिकल बताती है। ठीक है, इसका पूरा सॉल्व करिए और सेंड करिए न्यूमेरिकल्स वगैरह सारे। न्यूमेरिकल सारे